चलिए फिर आ जाते हैं अपने एक और सेट नंबर पे। एंड एक बार जरा चेक कराओ, सेट नंबर क्या था? ये 23 था। सेट नंबर 23 था ना? 24 था ये? 24? ठीक है। कल वैसे क्लास होनी थी, लेकिन कल आप जानते हैं हरेला का उत्सव था और हरेला पर्व में गए थे, तो इसलिए कल तो ये हो नहीं पाया एक्सप्लेन, तो इसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे और कल इसके बाद जो है टेस्ट होगा, राइट? तो आ जाते हैं आज के सबसे पहले और सबसे बेसिक क्वेश्चन पे। और पहला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो है कि कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बना है। अब देखो कालिमा, तो कालिमा किससे बना होगा? ऑब्वियसली इसका देखो इतना बड़ा आंसर तो है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि काला। काला से बना है क्या कालिमा? और ये कोई इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन वाला सवाल है नहीं। जैसे लालिमा जो है, तो लालिमा किससे बना होगा? लाल से। तो जैसे लाल से लालिमा, वैसे जो है काला से क्या बन जाएगा? कालिमा बन जाएगा। और काला का जो है भाव क्या है? वो है कालिमा, है ना? भाव क्या होगा? कालिमा। और काला क्या है? विशेषण है। जैसे अगर काली काला, जैसे मैं कहूँ काली गाय, तो गाय की विशेषता क्या है? कि वो काली है। समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पहले का राइट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अभी बेसिक सवाल है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य है? ये जरा अच्छा है देखो। और वाच्य कौन सा होगा इसमें? इसमें है कर्म, कर्म कर्तृवाच्य, या फिर जो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा कर्तृवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ऐसा क्यों हो, जरा ध्यान से समझना। देखो कर्तृवाक्य में क्या होता है? कर्तरी मतलब सर जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें क्या हो? कर्म की प्रधानता हो। और अगर हम यहां पर चले तो जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, तो इसमें कर्म क्या है? कर्म बोला मैंने, सॉरी, कर्ता होना चाहिए, माय बैड। इसमें कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए ना, क्योंकि कर्ता प्रधान है भाई, किसके कहने पर? तो इसमें कर्ता की प्रधानता होगी। और इसमें कर्ता क्या है? जिलाधिकारी है, यानी कि ये व्यक्ति प्रधान है ना? इस व्यक्ति की प्रधानता यहां पर है, कर्ता की प्रधानता है। तो जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहां पर कर्तृवाच्य होता है, राइट? और जहां पर कर्म की प्रधानता होगी, जहां पर कर्म की प्रधानता होगी, तो वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य। और जहां पर न तो कर्म प्रधान हो और ना ही कर्ता प्रधान हो, बल्कि वहां पर भाव की प्रधानता हो, तो वहां पर भाव वाच्य होते हैं। तो वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कर्तृवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। और पहचान देखो कैसी की जाती है, इसको भी समझो। देखो जहां पर कर्मवाच्य होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रियाएं होती है। पहली चीज तो ये याद रखना कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है सकर्मक क्रिया होगी, मतलब जिसमें कर्म है, तभी तो है कर्म की प्रधानता, जिसमें कर्म है। और जहां पर कर्तृवाच्य होगा वहां पर सकर्मक और अकर्मक कोई भी क्रिया हो सकती है। वहां पर सकर्मक भी हो सकती है और वहां पर अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। और जहां पर क्या हो जाए, हमारे पास में भाववाच्य आ जाए, तो भाव तो खैर मैंने आपको तरीका पहले भी बताया था कि भाव को याद करने का तरीका यह है कि उसमें कुछ ऐसा महसूस होगा कि हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, बच्चों से खेला नहीं जाता, तो यूं नहीं लग रहा है क्या कि हम किसी से कोई बात कर रहे हैं? तो जहां पर ऐसी कोई अनुभूति हो हमें, तो वहां क्या समझ जाएंगे हम लोग? वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर आ जाएगा दैट इज भाववाच्य। तो वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और वाच्य के आधार पर जो क्रिया है इसके स्पष्ट अर्थ को प्रकट किया जा सकता है ना। तो इस हिसाब से इसका आ गया। तो राइट आंसर क्या है? कर्तृवाच्य, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता है, और इसमें कर्ता क्या है? दैट इज जिलाधिकारी। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। अब जैसे इसमें शायद लग गया, तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं आपसे अलग से कुछ पूछूं। और ऊपर से कल हो की बात करें तो है ये भविष्य काल, ऑब्वियसली भविष्य काल है ना? अब भविष्य में क्या है? तो इसमें भविष्य काल आएगा संभाव्य भविष्य, क्योंकि इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, शाम को शायद बारिश हो, समझ लो, कल शायद पिताजी आए, तो वहां पर संभावना है ना, संभाव्य की बात कर रहे हैं, तो संभाव्य ही हो जाएगा। भविष्य काल की डेफिनेशन मतलब जिसमें क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है। अपूर्ण भविष्य काल, भविष्य में तो होगा लेकिन कार्य पूरा नहीं हो रहा है। वैसे अपूर्ण भविष्य काल जैसा कुछ होता नहीं है। भविष्य काल में या तो सामान्य भविष्य आता है
या तो संभाव्य भविष्य आता है, या तो हेतु हेतुमत भविष्य आता है। तीन ही तो मतलब क्या होते हैं, भेद होते हैं भविष्य काल के, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं। और सामान्य भविष्य, जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें क्या है, इसमें सामान्य है ना। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इसमें क्या है, सामान्य है। तो भाई ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो पहले दूसरा तीसरे का जो राइट आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर्थ वन। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? उद्देश्य बोधक है, कारण बोधक है, स्वरूप बोधक है, या संकेत बोधक है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, मानो बम फटा हो, नहीं कोई बात नहीं। तो यहां पर आएगा आपका स्वरूप बोधक। ये एक चीज तो देखो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्यों को जोड़ रहा है, तो जहां पर वाक्यों को जोड़ा जाएगा वहां पर क्या होंगे, समुच्चय बोधक होंगे। और चाहे आप उद्देश्य की बात करो, कारण की बात करो, स्वरूप की बात करो, संकेत की बात करो, ये सब के सब है समुच्चय बोधक। सबके सब क्या है, समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक का डेफिनेशन क्या होता है, सामान्य डेफिनेशन क्या पढ़ा आपने, कि दो शब्दों को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और है, इसीलिए है, परंतु है, किंतु है, तो भाई ये जोड़ रहा है ना किसी को, तो वहां पर क्या आएगा आपका। अब देखो स्वरूप वाचक में, समुच्चय बोधक में क्या आ गया, ऐसा लगा मानो कि बम फटा हो। अगर वहीं पर इसी समुच्चय के भीतर मैं उद्देश्य की बात करूं, तो उद्देश्य में क्या होता है, उद्देश्य में जैसे शब्द आता है ना, ताकि मैं आज मेहनत कर लेता हूं ताकि कल परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं या पास हो जाऊं, तो यह आपका उद्देश्य है ना, कि मैं आज अगर पढ़ाई कर लेता हूं ताकि कल मैं जो है क्या हो जाऊं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, उद्देश्य को दर्शाएगा। कारण में क्या आ सकता है, कारण में क्या चिन्ह आ सकता है, जैसे क्योंकि, इसीलिए, वह लाचार है, या सॉरी वह अंधा है इसीलिए लाचार है, तो उसमें क्या है, कारण है ना, कि भाई वो अंधा है इसीलिए लाचार है। समझ रहे, कि वह मांगने पर मजबूर है क्योंकि वह जो भी आपने उसको देना है ना, कि वह ऐसा है तो वो मांगने पर मजबूर है, तो वो क्या है, इसका कारण है। और संकेत क्या हो सकता है बताओ, संकेत जैसे यदि है, तो है, यदि बारिश होती तो फसल नष्ट ना होती, तो उसमें क्या है, संकेत है ना, कि यदि बारिश होती तो फसल नष्ट ना होती, तो वहां संकेत आ जाता। लेकिन इसका जो सही जवाब है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो इसमें कौन सा समुच्चय है, स्वरूप बोधक समुच्चय है। चौथे का राइट आंसर सी लिख लेना। कांटों से भरा हुआ, वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए जो कांटों से भरा हो। इसके लिए सही शब्द क्या है, हाँ जी, कंटकाकीर्ण। तो कंटकाकीर्ण जो है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। ऐसे देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, आते कि नहीं, देखो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसे संपूर्ण ज्ञान हो, जिसे पूरा ज्ञान हो, उसके लिए क्या शब्द आएगा, सर्वज्ञ। जिसे अधूरा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। और जिसे ज्ञान ही ना हो, वो अज्ञ। वो क्या है, वो अज्ञ है। तो ऐसे शब्द आते हैं जो है, जिसको हम लोग जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के रूप में जानते हैं ना। और ऐसे कई ढेरों ढेर जो है शब्द हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, बताओ, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता वीर प्रसू। तो इस तरीके से जो है शब्द हमारे पास में आते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या है? ये तो इजी होना चाहिए भाई। लश्कर में ऊंट बदनाम यानी कि दोष किसी का पर जो है नाम किसी और का। तो इसको हम लोग कहेंगे भाई लश्कर में ऊंट बदनाम। लश्कर में ऊंट का क्या काम है बताओ? तो लश्कर में ऊंट बदनाम का जो सही तात्पर्य निकलेगा वो निकलेगा कि दोष किसी और का और नाम किसी और का। कई बार आप लोग भी करते होंगे ना कि कोई आप लोगों ने छेड़खानी की और मास्टर जी ने किसी और को पीट दिया। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि सर लश्कर में ऊंट बदनाम, है ना। तो इसका राइट आंसर निकलेगा सी। इंद्र का अखाड़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इंद्र का अखाड़ा मतलब देखो, इंद्र का भगवान का अखाड़ा, स्वर्गलोक का अखाड़ा, और स्वर्गलोक में मौज ही मौज है ना। अगर आप नरक में होते, नरक में होते तो नरक में आपको हो सकता, जैसा मैं सुनाया जाता कि तेल गरम है कढ़ाई में, है ना, आपको कर्म करोगे तो आपको उसमें भुना जाएगा वगैरह वगैरह, लाइक दैट। तो मौज की जगह होना, इसका मतलब है इंद्र का अखाड़ा होना। सातवें का ऑप्शन नंबर डी। आज का पेपर बिल्कुल अभी बेसिक है, इजी है। समास वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन एक दो सवालों से आपको रूबरू करवाना अनिवार्य होता है, ये मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे। चौराहा, चार राहों वाला है ना चौराहा।
तो चौराहा में कौन सा समास है? अब देखो, एक ऐसा समास होता है जिसमें संख्या का बोध होता है, उसमें जो पहला पद होता है ना, प्रथम पद, देखो समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो जिसमें पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे चौराहा, चार राहों वाला यानी कि चौराहा, और इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो चार राहों वाला यानी कि चौराहा जो है, इसमें कौन सा आएगा? द्विगु समास आएगा। अगर हमसे पूछा कि तत्पुरुष क्या है, तो सर तत्पुरुष समास उन समास को कहेंगे जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिसमें बाद के जो पद हैं वो क्या होते हैं? वो प्रधान होते हैं। ऐसे बहुब्रीहि, मतलब इसमें ना तो उत्तर पद प्रधान है, न इसमें प्रथम पद प्रधान है, बल्कि इसमें किसी जो है तीसरे पद की प्रधानता आती है। जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए लंबोदर, जैसे मैंने लिखा लंबोदर, तो आप क्या बोलेंगे? लंबा है जिसका उदर, और वो कौन है? श्री गणेश है। तो भाई इसमें कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि। मैंने कहा दसानन, 10 है जिसके आनंद, 10 है जिसके सर, यानी वो है रावण। ऐसे मैंने वज्र पाणी पढ़ा, चक्र पाणी पढ़ा, है ना, या फिर जो है आप लोग अलग अलग कहते हैं, तो वहां पर बहुब्रीहि हो। और कर्म धारे में क्या होगा? हाँ, जहां पर अक्सर क्या हो, अगर आपको याद नहीं रहता क्या है, तो उसमें बस यूं देख लेना कि सर उसके मध्य में है और जो आ रहा हो, है और जो। जैसे एक उदाहरण, नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, चलिए ठीक है, हो सकता है। इसके अतिरिक्त नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ, ये इधर आ जाएगा बहुब्रीहि में, नीलकंठ जो है ना। दोनों में एक्सेप्शनल केस हो सकता है। तो मतलब जहां पर है जो जैसा कुछ आ जाए, है ना, है जो, अगर हम लोग ऐसे शब्द निकालें कहीं पर है जो आ जाए, तो वहां समझ लेना कर्मधारय होगा। लेकिन समास अभी है नहीं चैप्टर में, इसलिए हल्के में लेकर चल रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, जिसके प्रथम पद में क्या हो? हाँ, एक कोई ना कोई संख्या हो। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, और ये दिखते ही पता चल गया। अगर ये नहीं पता चला तो भाई हमारी नौकरी कैसे लगेगी? नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। तो नौकरी यानी कि औ की मात्रा, ओ की नहीं, औ की मात्रा। बाकी दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। अब पुरुष नहीं लिखा, पौरुष, पौरुषाई, तो ये सही है, लेकिन नौकरी में दो ओ की मात्रा होगी, न बल्कि एक की। तो ये तो देखते ही पहचान में आ रहा है। वन लाइनर सवाल है, फटाफट नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कथन जो है अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, ये ठीक है, इसमें कोई अशुद्धता तो नजर नहीं आती मुझे, है ना। कल लोगों की भीड़ जमेगी, इसमें अशुद्धता है। कहां जाना है शुद्ध है? शायद बारिश हो रही है, ये भी शुद्ध है। लेकिन कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये अशुद्ध है। तो फिर इसका शुद्ध क्या होना चाहिए? कल लोगों की भारी भीड़ जमा होगी, ऐसा लिख सकते हम लोग कि कल लोगों की भारी भीड़ जमा होगी। तो इसमें जो है शुद्धता है, न बल्कि कल लोगों की भीड़ जमेगी। अशुद्ध हो जाएगा अगर वर्तनी के हिसाब से देखें, तो वाक्य में जो है शुद्धता नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उथला का विलोम शब्द क्या है? उथला का विलोम है गहरा। वैसे छिछला का भी विलोम गहरा होना चाहिए। छिछला क्या होता है? जो मतलब पानी के पास में ना, और उसका अपोजिट गहरा भी हो सकता है। लेकिन देखो, छिछला का अपोजिट गहरा, उथला का अपोजिट छिछला तो नहीं, क्योंकि उथला और छिछला एक ही जैसे सिनोनिम हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये पूछना जरूरी है कि समतल का अपोजिट क्या है? उबड़ खाबड़, असमतल। जैसे एक होता है ना समतल, तो समतल का अपोजिट क्या हो जाएगा? असमतल। जो भाई जो समतल है उसके अपोजिट असमतल है। दूसरा यहीं पर लिखा उभार, तो उभार का अपोजिट क्या हो जाएगा? उभार नहीं, जैसे ये है ना, ये प्लेन सरफेस है, तो इस पर ये उभार है, ये उभार हो गया। इसका उल्टा बना देता हूं, चलो। अब बताओ इसका उल्टा क्या हो गया? गहराई हो गया। ये उभार है तो ये गहराई है, प्रैक्टिकल चीज है। तो उभार का अपोजिट क्या हो जाएगा? गहराई हो जाएगा। और समतल का मैंने बताया क्या हो जाएगा? असमतल हो जाएगा, असमतल। बाकी छिछला का अपोजिट ही गहरा है, या उथला का अपोजिट ही गहरा है, क्योंकि छिछला और उथला ये सिनोनिम यानी कि एक दूसरे के जो है क्या है, समानार्थी है, यानी कि पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लिखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए। नदी का पर्यायवाची कौन सा? नहीं है, हाँ, आपदा नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको ये ना लगे कि सर नदी से ही तो आपदा आती है, नदी से बाढ़ आएगी, लेकिन आपदा का मतलब है मुसीबत। आपदा क्या है कि भाई मुझ पर आपदा आन पड़ी, यानी कि मुझ पर जो है मुसीबत आन पड़ी। अब मुसीबत या आपदा के लिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग?
सोचो, आफत लिख लूं, नहीं कहते कि यार मुझ पर जो है क्या हो चुकी है, मुझ पर विपदा आ चुकी है, मुझ पर जो है आफत आ चुकी है, मुझ पर विपत्ति आ चुकी है, संकट आ चुका है। तो इसमें लिखिए, जैसे आफत है, विपदा है, विपत्ति है, विपत्ति विपत्ति आ जाना है ना, मुसीबत लिख दिया, मुसीबत आ जाना, प्रलय होना, प्रलय भी तो आपदा है ना, तो प्रलय होना, या दुर्घटना, दुर्घटना भी तो आपदा है, दुर्घटना आदि। और बाकी रही हमारे पास में कौन से शब्दों की पर्यायवाची नहीं है, किसका, नदी का। तो नदी का पर्यायवाची सरिता है, निम्नगा है, निम्नगा के अलावा जो है आपगा है। और इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि बेटा और क्या क्या हो सकते हैं, तो बताओ नदी में और क्या क्या हो सकता है, नदी को हम क्या बोल सकते हैं, और स्थानीय भाषा में गाड़ गडेरी कह लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। और क्या सरिता कहना ठीक है, कह सकते हैं सरिता, सरिता सही है, ठीक है चलो। अब हाँ या ना में जवाब देना, क्या मैं इसको कह सकता हूं सागर, नदी को क्या मैं सागर कह सकता हूं, यस नो, बस नो कहेंगे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई सागर तो समुद्र के लिए आ जाएगा ना, तो समुद्र अलग चीज है, सागर अलग चीज है, वहां पर ये समझो आप लोग, तो वो नदी के लिए नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो ईटीसी करके लिख लीजिएगा इसको, आपगा हो गया, निम्नगा हो गया, सरिता हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, समुद्र सॉरी नदी के जो है पर्यायवाची है। इक्षु का तद्भव क्या है, इक्षु का है इच्छा या ईख, ईख ऑप्शन ए लिख लेना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तद्भव है ये इक्षु का, है ना। ईख जो है इसका क्या है, तद्भव इक्षु है। अब बताओ उल्लू जो शब्द है, पहले बताओ ये तद्भव शब्द है कि तत्सम, उल्लू ये क्या है, तद्भव है, ये अपने आप में तद्भव है। और अगर हमें इसका तत्सम पूछे तो उल्लू का तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लूक, बहुत बढ़िया, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्लूक हो जाएगा। ऐसे अभिलाषा, अभिलाषा क्या है, तत्सम या तद्भव, सोचो सोचो, ये तत्सम या तद्भव, ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आस, इच्छा को कहते हैं ना अभिलाषा, आकांक्षा, आस, तो इसका आस हो जाएगा। अब ये देखो अभिलाषा का सिनोनिम है इच्छा, अब इच्छा क्या है, तद्भव हो गया या तत्सम, इच्छा क्या है, तत्सम। और इसका अगर आप लोग जो है मान लीजिए तद्भव स्वरूप बदलोगे तो वो क्या हो जाएगा, चाह, क्या हो जाएगी, चाह, चाह लिखना, तद्भव क्या आएगा इसका, चाह, चाह लिखना है, चाह मत लिख देना, चाह, चाहत जो होती है चाह। तो इसका राइट आंसर अगर इक्षु का तत्सम तद्भव पूछ रहा है तो उसका राइट आंसर लिखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ एक और, चलिए, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, उत्धन शिष्ट, और उत्धन शिष्ट में देखो बिल्कुल बेसिक है, और वो कौन सा है, ये वाला। और मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान है, किसी व्यक्ति को नियम याद है, तो मैंने कहा था कि यदि तो के बाद श आ जाए, यदि तो के बाद श आ जाए तो इस ता का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता किस में बदल जाएगा, च में, तभी तो बनेगा है ना उच्छिष्ट, ता जो है च में और श जो है वो छ में बदल जाएगा। ये नियम है व्यंजन संधि का कि यदि तो के बाद में क्या आता है, श आता है, कौन सा श है, तालव्य, तालव्य है ना। देखो आपको ये बताना ना पड़े मुझे, ये मूर्धा है जिसके पेट में तीर लगाओ, मूर्छित हो गया मूर्धा, ये हो गया आपका तालु, तालु कहां चले गया, है ना, और ये हो गया आपका दंत्य, ये हो गया आपका दंत्य, ये तालु, दंत्य, मूर्धा, ये तीन शाह याद रखना, वो बचपन चले गया, सा 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 करते रहो, है ना, ये सब बताते ना। एक दो उदाहरण और समझते हैं तब जाके क्लियर होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लिखें क्या, अगर मैं एक शब्द लिखूं उच्छ्वास, अगर मान लीजिए मैं एक शब्द लिखूं क्या, उच्छ्वास, तो उच्छ्वास का सही क्या होगा, उत्धन श्वास, बहुत बढ़िया, इसका क्या होगा, उत्धन श्वास। कैसे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि देखो यदि जो है तो के बाद में श है तो ये वाला जो ता है वो चौ में बदल जाएगा, और ये जो स है वो छ में बदल जाएगा, बाकी एज इट इज है, तो ये उच्छ्वास हो जाएगा।
क्लियर है? एक और शब्द ऐसे ही जैसे हम लोग कहें क्या, अगर हम कहें सच्छास्त्र, अगर हमसे सवाल पूछे सच्छास्त्र, तो सच्छास्त्र में भी क्या आएगा, सत धन शास्त्र। तो ये नियम यही है कि यदि त के बाद श आए तो जो है ता हो जाएगा च में कन्वर्ट और श हो जाएगा जो है छ में कन्वर्ट, तो इससे बन जाएगा हमारे पास में सही जो शब्द निकल कर आता है। सो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15वें पे आओ जल्दी से। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? भाई ये तो इजी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उल्टा कर दिया ना इसने। देखो अनल क्या होता है, अनल पावर पवन होता है या अग्नि, तो अनल होता है आग या अग्नि, ठीक है जी। और अनिल क्या होता है, पवन या हवा, तो इसने उल्टा कर दिया, अग्नि यहां लिखना था और जो है पवन यहां, लेकिन नहीं उल्टा हो गया, तो इट मींस जो है क्या है हमारे पास में गलत है ना, सही नहीं है। जरा का मतलब है बुढ़ापा और जरा का मतलब है थोड़ा, नीड का मतलब है घोंसला और नीर का मतलब है पानी, ठीक है। गज का मतलब है हाथी और गज जो है वो मापते भी है, 1 गज जमीन, 2 गज जमीन, 4 गज जमीन, है ना, तो गज इस तरीके से भी आता है। लेकिन यहाँ पर अनल और अनिल में दोनों में डिफरेंस है। हमने कितनी दफा पढ़ लिया, जैसे हम लोग अली और अली पढ़ते हैं, ये हमने कहा था ना, अली मतलब क्या, भौरा, और अली मतलब सखी जो होता है ना, तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। चले 16 पे। कौन सा अंक का अर्थ नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो अंक का जो अर्थ नहीं है वो क्या नहीं है, चंद्रमा नहीं। बाकी देखो चिन्ह है, भाग्य है और गोद जो है, इसके लिए भी अंक आता है। और इनके अतिरिक्त अंक का जो प्रयोग आता है वो आता है क्या, अंक मतलब बताओ तुम्हारे कितने अंक आए, अंक मतलब संख्या, तो अंक क्या होता है, संख्या भी होती है। और अंक का एक और अर्थ होता है नाटक का कोई एक भाग, नाटक का कोई जो एक अंक होता है, एक भाग होता है, उसमें भी हम लोग जो है अंक लिख सकते हैं। अंक का मतलब भाग्य भी होता है, अंक का मतलब क्या होता है, भाग्य भी होता है, और अंक का मतलब जो है अध्याय भी होता है। तो देयर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ या मीनिंग्स ऑफ अंक। संख्या, नाटक का कोई एक हिस्सा, भाग्य, अध्याय, चिन्ह, अच्छा भाग्य लिखा था सॉरी, गोद इत्यादि, तो ये सब इसी के क्या है हमारे पास में अर्थ हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं हो सकता ना, तो चंद्रमा इज नॉट द राइट आंसर, डी लिख लेना। 17वें में बताओ, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखो पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमा अलंकार है ये पता है, लेकिन उपमा का कौन सा भेद है, मैंने आपको बता रखा है। देखो उपमा अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला जो उपमा होता है वो होता है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। दूसरी होती है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, और तीसरी होती है मालोपमा, मालोपमा। ये ध्यान रखना इजी है और मजेदार है। ये 3 प्रकार के उपमा अलंकार होते हैं। मैंने आपसे एक और चीज कही थी, अब यहां रुको जरा, इधर चलो। मैंने कहा था कि जो उपमा अलंकार होता है, इस उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं कि नहीं, किसी भी उपमा में 4 अंक होते हैं, अंग होते हैं, क्या कौन कौन से, उपमय, उपमय, उपमान, वाचक जिसको सादृश्य वाचक कहते हैं, सिर्फ वाचक भी लिखोगे चल जाएगा, और साधारण गुण या साधारण धर्म भी इसको लिखते हैं, ये 4 होते हैं। मैंने ये भी बता रखा है कि उपमा मतलब जिसकी तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है, जिसकी तुलना होती है, और उपमान मतलब जिससे तुलना होती है, वाचक मतलब वो शब्द जिससे तुलना का पता चल रहा है, ये वो शब्द है ना भाई जिससे तुलना का पता चल रहा है। और साधारण मतलब कि जो हमारे पास में क्या है, उपमेय है, उसकी भी विशेषता क्या है, तो यहां पर जो है एक गुण को या एक विशेषता को दर्शाएगा, एक गुण या एक विशेषता को बताएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण दे देता हूं फिर यहां क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे मैंने कहा कि चंद्रमासा सुंदर मुख, ये हमारे पास में किसका उदाहरण है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब मैंने कहा कि जिसकी तुलना हो रही वो उपमेय है, तो किसकी तुलना हो रही है, मुख की, तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। होल्ड ऑन, चंद्रमा मतलब जिससे तुलना हो रही है, क्या हो गया, उपमान। और किस शब्द से तुलना का पता चला, चंद्रमा सा मुख, सा से पता चला, तो सा क्या हो गया, इसमें वाचक हो गया। और मुख की भी विशेषता देखो क्या है कि मुख सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, साधारण गुण हो गया। पहले आप लोग इतना समझ लो, ये है। अब आओ जरा इस वाले पे। अब हमसे पूछता है कि पूर्णोपमा किसे कहते हैं, तो पूर्णोपमा का मतलब जिसमें उपमा के 4 अंग हों,
उसमें उपमेय भी होना चाहिए, उसमें उपमान भी, वाचक भी और साधारण भी, विच मींस जैसे ये हमने उदाहरण जो लिखा है इसमें पूर्ण उपमा है, उपमा के सारे अंग हैं। अब दूसरा था लुप्तोपमा, इन चार में से अगर कोई भी एक अंग नहीं है, इन चार में से अगर कोई भी एक अनुपस्थित है तो वहां पर क्या आ जाएगी, लुप्तोपमा आ जाएगी। तो ये दो तो इजी है समझना, इसमें मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा तकलीफ है। अब देखो मालोपमा में कई बार पहले भी बता चुका हूं, मालोपमा की विशेषता क्या है कि इसमें एक उपमेय के लिए अनेक उपमान होते हैं। उपमेय एक है, मतलब जिसकी विशेषता बता जा रही वो एक ही है, लेकिन जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है। और मैंने इसके लिए हमेशा से एक ही उदाहरण आपको बताया है क्योंकि सबसे इजी पड़ता है, और वो क्या है, काम सारूप। काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, प्रपात हो गया, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, सोम सा शील, राम महीप का, राम महीप का। अब ये हमारे पास में एक क्या है, लाइन है, ठीक है। अब देखो क्या है यहां पर, हमने कहा इसमें उपमेय एक हो, उपमेय मतलब जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो इस पूरे जो है पंक्ति में हम किसकी विशेषता बता रहे हैं फ्रेंड्स, प्रभु राम की विशेषता बता रहे हैं। और राम की तुलना हमने तीन लोगों से कर दी, उपमान कितने हो गए, तीन हो गए। कैसे, देखो काम सारूप, काम का मतलब क्या है, कामदेव है, तो भाई कामदेव मतलब जिनको रूपों का राजा कहा जाता था वो कामदेव थे। तो मतलब प्रभु राम का जो जो है सुंदरता है, उनके जो रूप, उनकी जो बनावट है वो कामदेव की भांति है, काम सा रूप है उनका, समझ रहे हो। तो पहला उपमान क्या हो गया इसमें, कामदेव या काम हो गया, ये पहला उपमान हो गया। प्रताप दिनेश सा, दिनेश का मतलब सूर्य भगवान। तो भाई जो प्रभु राम का जो औरा है, जो उनका चमक है, वो किसकी तरह है, सूर्य भगवान की तरह है। जैसे सूर्य चमकता है वैसे प्रभु राम की चमक है, समझ लो। और तीसरा क्या है, सोम सा शील। अब सोम भगवान है, सब जानते हैं सोम भगवान है, तो उनमें शीलता जो है वो किसकी तरह है, सोम की तरह है। तो ये एक हो गया आपका उपमान, ये हो गया दो उपमान, ये हो गया तीन उपमान। तो जहां उपमाई तो एक है लेकिन उपमान कई सारे हैं, तो वहां पर होती है मालोपमा। अब मैं वापस इसको पढ़ता हूं, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा है। अब देखो लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा में क्या पूछा इसने, उपमेय, उपमान, या पूर्णोपमा है, या धर्म। धर्म लुप्तोपमा तो कुछ होता भी नहीं है, समान गुण धर्म वाला वो पूछना चाह रहा आपसे। सो क्या लिखेंगे आप इसका राइट आंसर, अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। देखो ना, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी मन क्या है इसमें, उपमय। मन क्या है इसमें, उपमय। पीपर पात ये क्या हो गया, उपमान। सरिस का मतलब सादा, ये क्या बोलते हैं, वाचक, ये हो गया वाचक। और डोलना मतलब मन डोल रहा है ना, तो मन की विशेषता क्या है कि मन डोल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साधारण गुण। तो इसमें चारों तो हैं, तो चारों अगर हैं तो वो क्या आ जाएगा, पूर्णोपमा आ जाएगा। ये शायद लुप्तोपमा नहीं लिखना चाहिए इसको, ये पूर्णोपमा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, पूर्णोपमा इसमें आना चाहिए। केयरफुली केयरफुली, आराम से, ठीक है। चलिए थोड़ा और जल्दी बढ़िए, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कंफ्यूज मत करना, जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लायक है उसको एक्सप्लेन करूंगा, जो नहीं है उसको फटाफट आगे बढ़ेंगे, समय जाया नहीं करना इसमें ना बहुत ज्यादा। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सो प्लीज पिक अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट दी ऑप्शन ए। चलिए लेट्स सी, तो भाई आपने आंसर दिया, इसका राइट आंसर क्या बोला आपने, ऑप्शन नंबर ए बोला। लेट्स सी, कह रहा है कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। जो शासकीय पत्र का प्रारूप होता है ना, मैं एक छोटा सा प्रारूप बनाता हूं इसको, लेट कर लीजिए, ये हमारे पास में एक शासकीय क्या है, पत्र है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में आता है प्रेषक। यहां पर कौन आता है सबसे पहले, यहां पर आता है आपका प्रेषक। सबसे पहले टॉप में इधर क्या आएगा, प्रेषक। प्रेषक के नीचे पदनाम, इसके नीचे क्या आएगा, पदनाम। फिर इसके नीचे आता है मंत्रालय या विभाग, यही आता है। हमसे क्या पूछ रहा था कि शासकीय पत्र के संबंध में पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, नहीं, बल्कि जब हम राइट साइड में चलेंगे तो राइट साइड में सबसे टॉप में पहले तो पत्र संख्या लिखी जाती है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले यहां पर पत्र संख्या आएगी।
तो आप कैसे बोल सकते हो कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और पत्र संख्या के नीचे फिर मंत्रालय विभाग है ना, और फिर स्थान, मंत्रालय या विभाग, और फिर स्थान और तिथि। तो यहां पर आना चाहिए स्थान और तिथि। दूसरा पढ़ो जरा, कह रहा है कि संबोधन महोदय बाईं और लिखा जाता है। अब ये मेरा बाईं कौन सी साइड है, ये पहली साइड है, इधर की साइड। तो हम जब ये लिखते हैं तो इसके नीचे क्या लिखते हैं, जब ये लिखते हैं तो इसके नीचे लिखते हैं हम लोग सेवा में, और सेवा में जब लिखेंगे तो उसके नीचे क्या आएगा, महोदय। तो महोदय हमेशा लेफ्ट साइड में आएगा, बाईं और आएगा, तो ये कथन भी अपने आप में सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपने लिखा सेवा में, तो फिर क्या लिखा आप लोगों ने, जैसे पदनाम लिखा, विभाग लिखा, स्थान लिखा, फिर उसके बाद विषय लिखा, और विषय के नीचे क्या आ जाएगा, महोदय आ जाएगा। समझ लो, तो ये बिल्कुल अपने आप में जो है सही करते हैं। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये नहीं बोला उसने लेफ्ट एंड राइट, वो सब कुछ नहीं लिखा, छोड़ दो। पत्र के बाईं और सेवा में लिखा जाता है, तो सेवा और बाईं में लिखा जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने थोड़ा इसको जल्दी करा है ना, तो जैसे हमने कहा कि सेवा में लिखते हैं हम लोग, क्यों नहीं मिट रहा भाई, जैसे हमने कहा सेवा में, तो जब हम लोग सेवा में लिख लेते हैं ना, तो इसके नाम फिर से पद, नाम, विभाग और स्थान आता है, फिर उसके बाद नीचे यहाँ विषय आएगा और तब जाकर महोदय आता है। लेकिन मैंने वो बीच की स्किप किया है, तो इसलिए परेशान मत होना, वो जो है महोदय इधर की ही साइड आएगा। तो ये एक सरकारी पत्र का प्रारूप होता है। और लास्ट में जब मान लीजिए आपने विषय लिख दिया, महोदय में क्या क्या लिखना था वो सब लिख दिया, तो उसके नीचे आपको क्या करना है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में संलग्न करनी है कुछ चीजें। संलग्न में जैसे जो है आप लोगों ने कोई प्रतिलिपि कर दिया, प्रतिलिपि में 1 2 3 4 लिख दिया, जो जो आपने संलग्न करना उसके साथ जो जो लगाना है वो। और आपके राइट हैंड साइड में जो है आपके क्या आएंगे, बहुदीय हस्ताक्षर आएंगे। हस्ताक्षर में आपका नाम आएगा, आपका पदनाम आएगा, आपका विभाग उसमें जो है शामिल हो जाएगा। तो एक सरकारी पत्र होता है ये, जिसको आप लोग शासकीय पत्र की भूमिका में जानते हैं ना। तो इट मींस कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी के सारे ठीक हैं। अभी के लिए इतना ही जान सकते, बाकी तो हिंदी की क्लास में अभी पत्र लिखना स्टार्ट करने वाले कुछ टाइम बाद। अब पूछता है हमसे कि निम्न में से रीतिकाल का कवि किसे कहा गया। पहली बात तो ये समझो कि जो रीतिकाल है इसको वास्तव में हम लोग कहते हैं क्या, उत्तर मध्यकाल। ये जो रीतिकाल है ना, पहले लिख देता हूं, चलो इसको कहते हैं हम लोग उत्तर मध्यकाल। इन पे मैं समय दूंगा भाई, ये सवाल है समय लेने लायक, बाकी नहीं थे। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हिंदी साहित्य में काल विभाजन कैसे हुआ है, तो तब हमें बस यूं ध्यान रखना है कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है ये जो है 4 भागों में हुआ। और जो मैं आपको बताऊंगा, मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के अनुसार ही बताऊंगा आपको ना। तो वहां पर उन्होंने कहा सबसे पहले जो आता है वो आता है आदिकाल। सबसे पहले क्या आता है, आदिकाल। और इसी आदिकाल को एक और नाम से जानते हैं, इसी को वीर गाथा काल भी कहते हैं। वीर गाथा काल। जैसे इस काल के जो महान कवि हुए हैं, जैसे स्वयंभू, कवि स्वयंभू इसमें हुए हैं, ठीक है। सरहपा, जिनको हिंदी भाषा का प्रथम कवि भी मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, ठीक है। चंद्रबरदाई, जिन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो वो ऐसे महान व्यक्ति थे जो इस पहले वाले भाग में, यानी कि आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल कहते हैं, इसमें हुए थे। और समय लगभग कितना था, 1050 से 1375 एडी के आसपास का जो समय था वो हमारे पास में आदिकाल या वीर गाथा काल का समय था। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा आया, पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल कहते हैं। पूर्व मध्य काल जिसको हम लोग भक्ति काल कहेंगे। और ये भक्ति भी जो है 2 तरीके से थी भाई, प्रेमाश्रयी अलग थे या निर्गुण सगुण भक्ति, ऐसा कह लीजिए पहले, है ना। तो निर्गुण अलग थे, सगुण अलग थे। जैसे आपने कबीरदास जी पढ़े, तो कबीर कैसे थे, निर्गुण भक्ति धारा के थे, है ना। ऐसे आपने गुरु नानक देव जी निर्गुण भक्ति धारा थे। बाकी जितने भी हैं माधवाचार्य जी, शंकराचार्य जी, वो सगुण भक्ति धारा को जो है डिनोट करते हैं। तो ये 1375 से लगभग 1700 के आसपास ये काल रहा था। 1375 से लगभग 1700। अब ये होता भी है ना कि हर बुक में अलग अलग मेंशन होता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है मैं उसी वाले को आपको लिखाऊंगा। फिर उसके बाद आएगा उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कहते हैं। ये जो मैंने अभी टॉप में लिखा उत्तर मध्यकाल, या इसी को हम लोग रीति काल लिख सकते हैं। और रीतिकाल का समय कब शुरू होगा, वैसे 1700 जहां पर पहला खत्म हुआ, तो 1700 से लेकर 1900 तक ये रहता है, 1700 से 1900 तक। और उसके बाद चौथा और अंतिम लगता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल को आप लोग गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल जो है तीसरा, वो है गद्य काल। और 1900 के बाद से लेकर अभी तक जो वर्तमान में चल रहा है।
फिर अब देखो मैं अभी ज्यादा डिटेल ना जाऊं, फिर जो हमारा क्या है लास्ट वाला जो है ना आधुनिक काल, ये फिर 4 हिस्सों में बंटा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और जो है छायावादोत्तर युग, छायावाद के बाद का जो युग है। तो ऐसे 4 भागों में भारतेंदु, द्विवेदी, छायावादी और छायावादोत्तर काल जो है। लेकिन मैंने कहा ना उसका सही समय आएगा जब हमें बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो अभी अब वापस आओ, यहाँ क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा कि ये जो रीति काल है, इस रीति काल में कौन जो है प्रसिद्ध कवि थे। तो गाइस रीति काल से जुड़े थे बिहारी जी। रीति काल से कौन से जुड़े हुए? बिहारी जी। और बिहारी जी की एक जो प्रसिद्ध रचना है, एकमात्र भी कह सकता हूं मैं जो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है, उसमें कौन सी आती है? तो डैश करके लिख देना, दैट इज बिहारी सतसई। ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है क्योंकि काल ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध था, और इन्होंने जो है बिहारी सतसई के नाम से लिखी है, बिहारी सतसई, और ये ब्रज भाषा में है, ध्यान रखना। ये बिहारी जी की रचना है। बाकी देखो मैं सुमित्रा जी की 1000 बार बता चुका हूँ। वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगवाणी है, ग्राम्य है, युगांतर है, उच्छ्वास है, कला और बूढ़ा चांद है ना। और क्या बताया था? चिदम्बरा है, वाणी है, अमिता है, ये सब बता रखे ना आपको। ऐसे जयशंकर जी के बारे में आप लोगों ने 3-4 पढ़ी है, जैसे जयशंकर की सबसे फेमस उर्वशी है ना, कामायनी आप लोग लिख सकते हैं। जयशंकर त्रिपाठी निराला जी के कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये निराला की तो है ना, नए पत्ते हैं, कुकुरमुत्ता है। ये इसी तरीके से जो है क्या बोलते हैं, बेला, बेला इन्होंने लिखी है। और आराधना, अर्चना बहुत बढ़िया, गीता कुंज है ना, सांध्या कली, सांध्या कली भी इन्हीं की रचना है, बिल्कुल है। अब इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जूही की कली, अनामिका, परिमल है ना, इत्यादि इत्यादि, तो ये सब इन्होंने लिखे हैं। तो बस इस तरीके से दो चार आप याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के हिंदी के अंतिम प्रश्न पर, और वह है कि कलम के जादूगर कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। बाकी मैं मैथिली जी के बारे में बता रखा हूँ, सुमित्रा जी के बारे में बता रखा हूँ ना। मैथिली शरण गुप्ता जी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। क्या लिखी थी? जैसे इन्होंने जैसे लिखी थी पंचवटी, किसकी बताओ? किसान, पंचवटी, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, कितनी प्रसिद्ध है। तो भारत भारती लिखी इन्होंने। झंकार लिखी है मैथिली शरण जी की, कौन सी है? जैसे झंकार इन्होंने लिखी है। इसके अलावा गुरुकुल है, यशोधरा है ना, या फिर साकेत है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? वो है मैथिली जी की। बाकी सुमित्रा जी की अभी भी बताई, और मुंशी जी की तो मैंने शायद इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें बता रखी। अब आप गोदान लिखिए है ना, या आप लोग गबन लिख लीजिए है ना, या आप लोग और क्या लिखते हैं? ईदगाह लिखते हैं। तो वो सब मुंशी प्रेमचंद जी का ही तो लिखा हुआ कार्य है। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हैं कंप्लीट। अब जल्दी से हम चलते हैं क्योंकि बाकी आपको उत्तराखंड वाले सर कराएंगे। और आज का पेपर थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो ये फील हो रहा था कि इजी है, लेकिन अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्नों का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। अब आ जाओ आप सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 61 पे, बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। 61 यानी जीएस वाला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60, 61, यहां से मेरा पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? अब आप कुछ सोचो, देवनाम प्रियदर्शी देखो मौर्यंस में 2 के ही नाम थे। पहले थे अशोक है ना, अगर इसमें अशोक का कहीं है नाम तो अशोक। और एक और व्यक्ति था जिसको देवनाम प्रियदर्शी कहा गया था, वो थे अशोक के पौत्र वाला ग्रैंडसन, जिसका नाम था दशरथ। तो ये 2 ही लोग थे जिनको मिला था, लेकिन यहाँ दशरथ तो कहीं मेंशन भी नहीं है। और होता तो तभी हम अशोक का लिखते, क्योंकि पहले तो ये इन्होंने लिया था, ये दादा थे दशरथ के, समझ लो है ना। तो यहाँ पर क्या है, मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना था। इसके अलावा देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता था? द लविंग रूलर्स ऑफ गॉड, जो भगवान को भी प्रिय राजा था। इसके अलावा अशोक को और किस नाम से जाना जा सकेगा, या किस नाम से जाना गया है? सोचो, इनको कहा गया है शाक्य मुनि, इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया अशोक को। अलग अलग जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं भाई, वहां पर अशोक को जो है शाक्य मुनि के नाम से। एंड इवन देखो कई बार ऐसे भी सवाल बनते हैं कि जो अशोक का वास्तविक नाम अशोक है ना, तो इनको अशोक के नाम से सिर्फ और सिर्फ 4 इंस्क्रिप्शंस में मिला है। सिर्फ 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें इनका नाम अशोक था, और वो कौन कौन से थे? जैसे पहला था गुर्जरा, दूसरा था मास्की, तीसरा था उड़े गोलम, और एक और था नेतूर। तो ये 4 ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहां पर इसका नाम अशोक है। बाकी जितने भी मिले सब जगह देवनाम प्रियदर्शी के नाम से ही जो है वो प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन 62। ये सवाल थोड़ा
उटपटांग होते हैं, नहीं भी पूछ लेता है अब एग्जामिनर, बट ठीक है, अगर सवाल रखा है हमारे टाइपिस्ट ने तो चलो देख लेते हैं एक बार इसको भी क्या पूछ रहा है। विदेशी यात्री ऑन द अदर साइड, उनका काल भ्रमण का। अच्छा ये बताओ फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़ते हैं, तो भाई इनका समय जो है आप लोग 380 के बाद पढ़ते हो, उसी के बाद पढ़ते हो 380 के बाद। और 380 के बाद अगर आप चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ रहे हो तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय फाहियान आया, पहला कथन बिल्कुल सही है। वही चंद्रगुप्त सेकंड जिसके समय नवरत्न भी रहते थे, नवरत्न कालिदास जी, वराह मिर्जे, शंकु छपड़ा, कंवर सिंह नौला, तो वो लोग रहते थे। हुवैन शांग किसके समय आया? हर्षवर्धन के समय आया। और हर्ष का टाइम पीरियड क्या था? 606 से स्टार्ट हुआ था, है ना, और 647 के आसपास ही चला था। तो 606 से 47 के बीच में ये वाला टाइम है, तो ये भी अपने आप में सही है। ये इत सिंह होगा, ठीक हो गया इसमें से। इत सिंह, इत सिंह जो है ये भी अपने आप में ठीक है, 675, 76, 79 इसके आसपास आया था, ठीक है। लेकिन अल मसूदी, अल मसूदी का समय आप 957 नहीं लिख सकते, पहली बात हुआ है। अल मसूदी जिस समय भारत आया था तो उस समय भारत में कौन प्रसिद्ध व्यक्ति रूल कर रहा था, नाम बताइएगा आप लोग। मैं आपको बस हिंट इतना दूंगा कि उस व्यक्ति के नाम के पीछे लगा हुआ है पाल। अब बताओ कौन था? पाल राजा नहीं था, पहली बात। ये गुर्जर प्रतिहार राजा था जिसका नाम था महिपाल। तो इस समय जो थे ना राजा, वो थे गुर्जर प्रतिहार राजा महिपाल, इनके समय आया था महिपाल। लेकिन अगेन कह रहा हूं ये पाल वंश मत समझना, ये गुर्जर प्रतिहार राजा है, राजपूत राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजा जिसका नाम है महिपाल। दूसरी बात, ये जो अल मसूदी है इसको पता क्या कहते हैं? इसको हम लोग अरबों का हेरोडोटस कहते हैं। ही वाज लाइक द हेरोडोटस ऑफ अरब। तो अरबों के हेरोडोटस की जो है संज्ञा है किसको? अल मसूदी को। अल मसूदी को जो है अरबों का हेरोडोटस भी कहते हैं। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं, लेकिन इसका जो सही समय है वो आप लोग 957 मत कह देना, ये 915-20 के आसपास जो है भारत में पहुंचा था। तो अल मसूदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना, गलत पिक करना था ना, तो डी वाला गलत है। किस राजवंश में विजयनगर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश द विजयनगर किंगडम? विजयनगर की शुरुआत ही किससे हुई? संगम से। आपको मैं बस यूं बता दूं कि जो विजयनगर राज्य था इसमें टोटल 4 राजवंश हुए थे। सबसे पहला जो राजवंश था इसका नाम था संगम राजवंश। और संगम राजवंश जो था, अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के। और हरिहर और बुक्का के जो पिताजी थे उनका नाम था संगम। तो उनके पिताजी के ही नाम पर उन्होंने जो है अपने राजवंश का नाम रखा, कौन सा नाम? राजवंश। और 1336 से लेकर लगभग जो है 1485 तक इस संगम राजवंश ने क्या किया? काम किया। क्या हो गया? ठीक है, चल जाएगा ना काम। ट्रांसफार्मर फटा कुछ, आवाज तो कुछ ऐसी आई, ठीक है, चलिए होल्ड ऑन। चलिए ठीक है, लाइट जब तक चल रही है कर लेते ना, शायद बाहर ट्रांसफार्मर कुछ ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ, लाइट चलेगी, थोड़ा इन्वर्टर जब तक चलेगा फटाफट चलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो संगम राजवंश है ना, हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किया। बाकी इसमें देखो बहुत सारे राजा हुए थे, हरिहर के बाद बुक्का, फिर देवराय फर्स्ट हुआ था, है ना, इसी में जो है देवराय सेकंड आया था, हरिहर सेकंड आया था, उनसे भी पहले देवराय फर्स्ट से पहले, है ना। फिर इसमें जो है बस यही मेन राजा हैं जो आते हैं, फिर विरूपाक्ष जो है वो अंतिम राजा आ जाएगा थर्ड में, है ना। फिर अब जैसे संगम राजवंश खत्म हुआ तो इसी में दूसरा राजवंश शुरू हुआ जिसका नाम था सालुवा राजवंश। सालुव डायनेस्टी इसको कहते हैं। ज्यादा नहीं चला, बहुत कम चला। तो सालुव जो राजवंश था इसका समय शुरू हुआ 1485 में, और कहां तक चला? देखो, जब नरसा नायक की मृत्यु हुई तो नरसा नायक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आया था, है ना, जिसका नाम था नरसिंह सालुव। और नरसिंह सालुव जो था, वीर सालुव तो नहीं था, वीर नरसिंह, नरसिंह सालुव था। तो नरसिंह सालुव ने जो है, अरे 1505 बोला था ना, ठीक है, कई बार ऐसी चीज ध्यान रखा करो भाई, मैंने सेम लिख लिया था। तो वे जो है यहाँ पर वो आ गया। फिर इसके बाद आया तुलुव राजवंश। अब तुलुव राजवंश जो है 1505 में, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि तुलुव राजवंश जो है वो 1505 से लेकर 1509 तक जो है वीर जो था उसमें कौन था? नरसिंह था तुलुव राजवंश में। लेकिन फिर उसका तो इतना आता नहीं, कृष्ण देवराय इंपॉर्टेंट है, तो कृष्ण देवराय ने इस पूरे राजवंश को संभाला था, सबसे ज्यादा जो है उसी का नाम आता है। और ये राजवंश जो चला था वो लगभग कितना खींचेगा? कितना? 1500, सही जा रहे हो, 65 यानी कि 65। तो ये कहां तक चला था? 1565 तक चला था।
और लास्ट में जो आया था वो था अराविडू। अब ये कोई जैकी दादा का नहीं था, लेकिन ये अराविडू था, विडू कहते हैं ना। तो अराविडू जो डायनेस्टी थी ये कब से कब तक चली थी? ऑब्वियसली 1565 के बाद, है ना। 1565-66 के बीच 2-4 साल तो ऐसे रहा अराजकता का काल। तो एग्जैक्टली 1570 के आसपास इसको मानते हैं। तो 1570 से लेकर 1652 तक लगभग, 1570 से लगभग 1652 के आसपास जो रहा था वो अराविडू राजवंश रहा था ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान है, चार राजवंश से। और पूछा कि शुरुआत किसने की, तो संगम राजवंश की शुरुआत की थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। 64 1875 में आर्य समाज किसने बनाया? बताओ ये कैसा सवाल है? बेसिक सवाल है। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे हमारे? स्वामी दयानंदा सरस्वती जी थे। और आर्य समाज का गठन हुआ कहां पर था, किस जगह पर हुआ था? बंबई में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां था? ये भी तो पूछता है, चलो कंफ्यूजन है, सुनो। आर्य समाज का गठन ये हो गया, ठीक, दयानंद सरस्वती। जब आर्य समाज जिस समय बना था तो ये बना था बंबई में। लेकिन 2 साल बाद मतलब देखो 1877 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट कर दिया गया था कहां? लाहौर। तो अगर इसका आप लोग से हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर कहां है? लाहौर में है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, जो हमारे प्यारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ही इज नोन फॉर व्हाट? किस चीज के लिए जाने जाते हैं? एक तो इन्होंने इस समाज के भीतर जो स्लोगन दिया था, जो नारा दिया था, वो था बैक टू द वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो। इनका ये नारा था कि वेदों की ओर वापस लौटो, ये इनका नारा था, बैक टू द वेदास। दूसरा, इन्होंने चलाया था शुद्धि मूवमेंट, प्योरिफिकेशन मूवमेंट जिसको कहते हैं, शुद्धि मूवमेंट। लेकिन देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट द प्योरिफिकेशन मूवमेंट और द शुद्धि मूवमेंट। क्यों? क्योंकि शुद्धि मूवमेंट दो तरीके से चले थे। एक तो हमने यही पढ़ लेना है, वो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। पहले मैं इनका वाला शुद्धि आंदोलन बताता हूँ क्या था। तो इनका जो शुद्धि आंदोलन था वो ये था कि जिन हिंदू लोगों को या जिन भी लोगों को हिंदू धर्म से कन्वर्ट किया गया था किसी अन्य धर्म में, मे बी इस्लामिज्म, मे बी क्रिश्चियनिटी, मे बी जैनिज्म, मे बी बौद्धिज्म, जिसमें भी किया गया था, तो उन लोगों को वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना, उनके मन में हिंदुइज्म का और उनके मन में जो है वेदों का ज्ञान डालना, उसके लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया था। कि पहले आप हिंदू से, फिर आप अशुद्ध हो गए। कैसे? आपने पारसी अपना दिया, आपने इस्लामिक अपना दिया या अदर कुछ अपना दिया, तो अब वापस से शुद्ध होने का समय आपको हिंदुइज्म में वापस आना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस ये वाला था शुद्धि आंदोलन। और एक और शुद्धि आंदोलन था जो इसलिए लाया गया था ताकि जो समाज में वैश्यावृत्ति का चलन है, प्रोस्टिट्यूशन जो है, जो मदिरा पान हो रहा है, यानी कि जो एल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, तो उसको रोकना है, उसको खत्म करना है। अब आपने मुझे यूं बताना है कमेंट करके कि भाई इसके प्रणेता कौन थे जिन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को, वैश्यावृत्ति को और मद्य निषेध की समस्याओं को दूर करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। वो व्यक्ति कौन थे, वो आपने कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना है। इसके अलावा देखो हमारे सरस्वती जी के बारे में इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हमसे पूछा जाए कि वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए मांग उठाई थी, तो वो भी यही थे, दयानंद सरस्वती जी। जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द को कॉइन किया था, वो भी कौन थे? सरस्वती जी थे। एंड इवन जब सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु के बाद 1886 में हमारे देश का जो पहला दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बना था, डीएवी कॉलेज बना था, ये बना था कहां पर? लाहौर में। और लाहौर में इसको किसने बनाया था? लाला हंसराज ने बनाया था। इन्हीं के एक और फॉलोवर थे जिन्होंने 1902 में हरिद्वार के समीप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन करवाया था, है ना, हरिद्वार के पास में। तो वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। तो ये कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का भी नाम जो है आ जाता है। तो ये मतलब कुछ बेसिक बात है, मैं बस क्रक्स बता रहा हूं आपको, मेन जो चीजें आती हैं वो। बाकी एमजीआर महादेव गोविंद अनाडे, इनको हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जानते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में जीजी अगरकर जी के साथ मिलकर इन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया था। ये आप लोग अच्छी सी भली भांति जो है महादेव गोविंद जी के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बताऊंगा, क्लास कम पड़ जाएगी, क्योंकि इनको भारत में पुनर्जागरण का जनक, द फादर ऑफ रेनेसेंस इन इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था जी? देखो, जैसे इन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी 1814 में, फिर उन्होंने 1816 में वेदांत जो है सोसाइटी का गठन किया था। लेकिन एक वेदांत सोसाइटी स्वामी विवेकानंद ने भी स्टैब्लिश की थी, लेकिन वो न्यूयॉर्क वाली थी। जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी कैलकाटा वाली है। इसके अलावा इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। किसने? राजा राम मोहन रॉय जी ने।
इन्होंने जो है 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्रिका पब्लिश की थी, जिसमें सती सिस्टम का काफी विरोध किया था इन्होंने। इसी को सती सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए जब इन्होंने प्रयास किए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में 1829 में सती अबॉलिशन एक्ट भी लाया था। इसी से कुछ समय पहले जो है वर्ष 1828 में राजा राममोहन रॉय जी लेकर आए थे ब्रह्म समाज, और फिर बाद में ब्रह्म समाज की शाखाएं बटी। जैसे ब्रह्म समाज से बाद में जुड़े केशव चंद्र सेन, और मिस्टर केशव चंद्र सेन जी ने 1866 में ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज बना डाला। फिर भारतीय ब्रह्म समाज से जो दो बड़े नाम जुड़े हुए थे, शिवनाथ शास्त्री जी और आनंद मोहन बोस जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुए और साधारण ब्रह्म समाज बना दिया 1878 में। कारण कई सारे थे। कारण देखो क्या थे, जो हमारे ऑप्शन में भी है शायद, ये देखो केशव चंद्र सेन। जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने 1872 में इन्हीं के प्रयासों के बाद आया था ब्रह्म विवाह अधिनियम, जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं। और इस ब्रह्म विवाह अधिनियम में क्या किया कि जो मैरिज एज होती थी, उस समय बाल विवाह होती, तो उन बच्चों की एज जो है बढ़ा दी। कहा कि भाई कोई भी लड़का जो होगा वो एटलीस्ट 16 से पहले ब्याह नहीं करेगा, लड़कियां 14 से नीचे जो है ब्याह नहीं करेंगी। तो लाइक कुछ ऐसा उसमें प्रावधान किए गए। लेकिन अपनी ही जो है अल्प वयस्क बेटी का, जो कम उम्र की इनकी बालिका थी, उनका विवाह करवा दिया कूच बिहार के राजा से। अब खुद आप रूल बनवाने में आगे थे और खुद ही आपने रूल ब्रेक कर दिया, तो लोग आपके साथ क्यों रहेंगे? आपसे तो लोगों का ट्रस्ट, भरोसा, बिलीफ हट जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर इस वजह से जो है ये हटा दिए गए थे। आज बिना पंखे की क्लास चल रही, घर में नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गए थे, वहां से अलग हो गए थे। तो ये मिस्टर केशव चंद्र सेन जी के बारे में कहते हैं, जो सबसे बड़े पिलर्स में से एक आते हैं ना। तो चलो, इसमें सारा ही कवर हमारा एटलीस्ट रिवीजन हो गया। अब मैं ये रिवीजन वाले में चल रहा हूँ। नेक्स्ट आओ 65। विच न्यूज़पेपर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका? वी ऑल नोज दैट। अपने ओपिनियन दीजिए। इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन कब पब्लिश हुआ था? 1904 में। कहां पर पब्लिश हुआ था? ऑब्वियस है, अफ्रीका की बात चल रही तो अफ्रीका में हुआ था। और एक चीज याद रखना कि इसके जो फर्स्ट एडिटर थे, पहले जो इसके संपादक थे, इसका नाम जल्दी से बताओ क्या था? मनसुख लाल नजर। पूरा नाम था इनका मनसुख लाल हीरालाल नजर, है ना। तो मनसुख लाल नजर साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले संपादन किया था इस इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था इसका। आप लोग कंफ्यूजन मत कर देना, मनसुख लाल जो है, हीरालाल नजर इसका सही है। वहीं अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये तो कितनी बार पूछा है। नेशनल हेराल्ड किसने और कब पब्लिश किया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, नेशनल हेराल्ड को लेकर। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मत भूलना, 1905। 1905। और कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कितनी बार बोलूं जी मैं श्याम जी का नाम, इतना बढ़िया, इतना देश का पहला क्रांतिकारी आंदोलन देश के बाहर, भारत से बाहर पहला क्रांतिकारी आंदोलन ही क्या था? होम रूल, इंडिया होम रूल जिसको हम लोग कहते हैं, इंडिया होम रूल था। और इंडिया होम रूल किसने स्टार्ट किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहां पर? लंदन में। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ फिर जो है उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया हाउस। तो उस इंडिया हाउस से जुड़े हमारे विनायक दामोदर सावरकर, मतलब बीडी सावरकर साहब उससे जुड़े, है ना। मैंने पहले भी बताया था कि महादेव बापट जैसे लोग थे, या मदनलाल ढींगरा जी जिन्होंने कर्जन विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी लंदन में जाकर, है ना। ये सब क्रांतिकारी लोग उनसे जुड़े थे। मैडम भिकाजी कामा इनसे जुड़ी थी। लाला हरदयाल जी इनसे जुड़े थे। सोहन सिंह भागना इनसे जुड़े हुए थे। तो इतने सारे मतलब नाम है हमारे पास में ना, गुरदत्त सिंह जी एंड ऑल। तो यहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बना दिया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और एक कॉमनवेल, बहुत कॉमन सा सवाल है, एनी बेसेंट। लेकिन इसका पब्लिश ईयर कुछ याद है? नहीं, कोई बात नहीं। तो 1914 के आसपास मिस एनी बेसेंट जो थी उस समय, एनी बेसेंट, इन्होंने शुरू किया। बेसेंट की कोई एक और मैगजीन बताओ कॉमनवेल के अलावा? नेशनल रिफॉर्मर। ये भी मिस एनी बेसेंट साहब, मैडम जो है उनकी है, एनी बेसेंट, नेशनल रिफॉर्मर। इन्होंने बहुत फेमस रिलीज की थी जिसका नाम था अडियार बुलेटिन। अडियार बुलेटिन भी इन्हीं की है। तो ऐसे भी तो आप लोग याद रख सकते हैं कि अडियार बुलेटिन भी कौन लेकर आई थी? मैडम एनी बेसेंट जो थी वो लेकर आई थी। और एनी बेसेंट का योगदान तो भाई बहुत बड़ा है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्षा रही थी, है ना, वो यही तो रही थी। ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। हटा दो यहाँ से। चलिए, सवाल बहुत सारे निकल कर आएंगे। देखो, एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था? बहुत अच्छा सवाल बन गया।
हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जो है वेडनबर्न। विलियम वेडनबर्न जो था, इसने आईएनसी की अध्यक्षता कहां पर की थी? बंबई में। कब? 1904 में। तो 1904 का जो बंबई अधिवेशन हुआ था ना, अब आई थिंक 20वां या समथिंग कुछ ऐसा था वो, तो उस अधिवेशन को अध्यक्षता जो दी गई थी वो इसी जो है विलियम ने दी थी। और विलियम की जब हम लोग बात करें तो वो साथ में क्या था, उसने एओ ह्यूम के ऊपर जो है एक उसकी बायोग्राफी, ये जिसको हम लोग जीवनी कहते हैं, वो जो है इसको लिखा था, है ना। और जीवनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, जीवनी का नाम ही था एओ ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक, है ना। 1829 से 1912 एक जीवनी, ये उनका मतलब पूरी बुक का नाम था, है ना। तो ये जो है लिखा था विलियम वेडनबर्न ने। बाकी आप लोगों ने एसी बनर्जी का नाम सुना है? था कोई एसी बनर्जी? या वो डब्ल्यूसी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो डब्ल्यूसी बनर्जी जो थे वो आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे। जब आईएनसी का गठन हुआ था ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, संस्कृत नहीं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, कॉलेज जो था गोकुल दास में, गोकुल धाम बोलने वालों में बताओ, तो वहां पर, है ना। चलो नेक्स्ट आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन द, नहीं गलत हो गया, मिस टाइप है, ये होमोस्फीयर होगा हिंदी में, तो ठीक है, तो हिंदी का शायद ही गूगल ट्रांसलेट कर दिया टाइपिस्ट ने, ये होमोस्फीयर होता है। मैं आपको बता दूं, देखो अब चलो बात छिड़ी तो थोड़ा सा दूर भागने पड़ेगा ना। जब हम लोग लेयर्स पढ़ते हैं ना एटमॉस्फेयर की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये दो तरीके से पढ़ते हैं। जो ये वाला हम पढ़ रहे हैं ये केमिकल कंपोजिशन वाला है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर दोनों ही आती है बस, होमो एंड हेट्रो, यही तो पढ़ते हैं दो। होमो में जो आता है वो आता है ट्रोपो, मीसो एंड स्ट्रेटो, ये आता है होमो में। और ये जो आयनोस्फीयर वाला है ये तो आएगा नहीं, बल्कि होमो हेट्रोस्फीयर की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो है गैसेस अधिक होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सोस्फीयर आ जाएगा, है ना, या थर्मोस्फीयर आ जाएगा, वो दोनों ही तो वहां पर आएंगे। और उसमें गैसेस होंगी, जैसे गैस के आधार पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो जो है आपको हेट्रोस्फीयर में ज्यादा गैसेस मिलेंगी, इस आधार पर वो हेट्रोस्फीयर को तो अलग रख दिया। और दूसरा जो हम लोग नॉर्मल क्लासिफिकेशन करते हैं लेयर्स का, एटमॉस्फेरिक लेयर्स का जो है क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है? ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, हालांकि मैं नीचे को लिख रहा हूं, आप लोग जब लिखोगे तो ऊपर को लिखना, है ना। मीजो के बाद थर्मोस्फीयर, इसको कहेंगे हम लोग ना, थर्मोस्फीयर संताप मंडल, और लास्ट सबसे बाहर एक्सोस्फीयर। अच्छा सुनो भाई, मैंने आपको ऐसे लिखा है तो डजंट मीन कि आप ये लिखोगे। कल को जब आप एटमॉस्फेरिक लेयर्स बनाओगे तो ऐसे बनती है ना लेयर्स, तो तब आपने नीचे से ऊपर को चलना है। ये सबसे पहले ट्रोपो आएगा, फिर स्ट्रेटो आएगा, फिर मीसो आएगा, फिर उसके बाद जो है थर्मो आएगा, और सबसे बाहर एक्सो आएगा, तो तब आपने यू चलना है जी ऊपर की ओर। तो ये गड़बड़ ना कर दीजिएगा ना। तो ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो आइनोस्फीयर इज नॉट अ पार्ट, ऑप्शन नंबर ए लिखना है 67 का। लोमी सॉइल किसे कहेंगे? लोमी सॉइल का मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट इज इक्वल, जहां पर जो है मृतिका, बालू और गाद का अनुपात लगभग बराबर हो, वहां पर क्या होती है? दोमट मिट्टी होती है, जिसको हम लोग लोमी सॉइल कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। वैसे तो अगर आप लोग भारत में सॉइल पढ़ोगे तो जब हम लोग आईसीएआर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर द एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है हमारे पास में, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो उसने जो है 1986 में क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इसने 8 जो है बृहद मृदाओं को, मेजर मिट्टी या मेजर सॉइल्स को, और जो है 27 माइनर गौण मिट्टियों का वर्णन किया था। तो हमें वो ना 27 पढ़नी ना 8 में से 8 पढ़नी है। जैसे इनिशियल 4-5 अगर हमसे पूछे तो सबसे ज्यादा देश में कौन सी मिट्टी मिलती है? अलुवियल सॉइल 40% हिस्से पर मिलती है, और उत्तर का जो पूरा मैदान है वहां पर आपकी अलुवियल सॉइल होगी। वो भी दो प्रकार की होती है, ओल्ड अलुवियल बांगर, और न्यू अलुवियल खादर सॉइल होती है। फिर उसके बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा है वो है रेड एंड येलो सॉइल, ये दूसरे नंबर पर आती है। रेड एंड येलो के बाद तीसरे नंबर पर ब्लैक एंड सॉइल, जिसको कॉटन या ब्लैक कॉटन या रेगुड या चरणोजम के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद में जैसे लेटराइट सॉइल आ जाएगी, है ना। लेटराइट सॉइल के अलावा जो मेन है वो है फॉरेस्ट सॉइल, जैसे आपके उत्तराखंड में जो है वो माउंटेन सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है। फिर उसके अतिरिक्त हमारे पास में एक और आती है एरिड सॉइल, जिसको हम लोग डेजर्ट सॉइल या मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। फिर उसके बाद पीट सॉइल अलग से आती है ना, पीट मिट्टी या पीट मृदा। एल्कलाइन एंड सलाइन, वो जो है एल्कलाइन एंड क्या होता है, सलाइन, हाँ, वो अलग से आती हैं। तो वो सब नहीं पढ़ना जी अभी। अभी मेन चलो, तो दोमट मिट्टी जो है वो किसमें है? बालू या क्ले, सैंड एंड सिल्ट का इक्वल प्रोपोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स सॉरी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द हिमालयन माउंटेन रेंज? लेट्स सी, पढ़ते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। बहुत बढ़िया। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द मेन हिमालयस आर फॉसिल्स फ्री।
फॉसिल्स होंगे परतदार में। देखो सुनो मेरी बात है ना, बिल्कुल एक बार सोच समझ के पढ़ना इसको, सही कथन पूछ रहा हमसे तो क्या है। चलो भाई लाइट भी आ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 लेयर्स होती है हमारे पास में। एक होती है इग्निस जिसमें कोई फॉसिल्स नहीं होगा, एक होती है मेटामॉर्फिक जिसमें भी फॉसिल्स नहीं होगा, और एक होती है सेडिमेंट्री जिसमें फॉसिल्स होंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो ये सही है ना, या जीवाश्महीन नहीं है? जीवाश्महीन है। अच्छा जीवाश्म तो होना चाहिए ना, तो ये इस तरीके से गलत होगा। रुको, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय व शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। चलो ये तो भाई बिल्कुल 100% श्योर है, ये भी सही है। और एक बार फिर पढ़ने दो स्टेटमेंट, द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द मेन हिमालयास, मेन हिमालयास पूछ रहा है ना, आर फॉसिल्स फ्री। तो मेरे ख्याल से ये कथन भी सत्य होना चाहिए। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर अगर मुझे गैस करना पड़ेगा 69 का, तो आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। सारे ही सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही लिखना है इसका। नेक्स्ट आओ, थोड़ा और जल्दी चलिए। Which of the following rivers has the maximum number of glaciers? ये तो इजी है। निम्नलिखित नदियों में से, है ना, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिमालय? उद्गम क्षेत्र में पूछ रहा है। तो भागीरथी का उद्गम कहाँ से? गौमुख। तो यू मीन टू से कि गौमुख के पास सबसे ज्यादा क्या है? हिमानिया है। और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा सतोपंथ से। क्या सतोपंथ के आसपास में ग्लेशियर ज्यादा है? ठीक है चलिए। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री में कहां पर? बंदरपूछ, बहुत बढ़िया। और पिंडर? पिंडारी ग्लेशियर से। चलिए, तो इस हिसाब से आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन बी लिख लेना, भगीरथी। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। नेक्स्ट आ जाओ। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? इंडिया की भी सबसे बड़ी हुई है, तो ये है चिलिका लेक। और चिलिका लेक का लोकेशन सबको पता है, ओडिशा में है। अगर विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछूं तो कैस्पियन सबसे पहले, तो फिर उसके बाद उर्मिया लेक। उर्मिया लेक सेकंड पर आती है, फिर ग्रेट सॉल्ट लेक तीसरे पे आती है, और वान लेक जो है वो फिर चौथे पर आगे है, तुर्की वाली। पहले पुरानी बुक्स में सबसे पहले भी लिखी होती थी, अब मत इसको लिखना। फिर उसके बाद तुर्काना लेक है, तुर्काना लेक जो है वान लेक के बाद आती है ना, तो लेक वान हो गया, तुर्काना हो गया। लेकिन सबसे टॉप में अगर पूछेगा तो फिर कैस्पियन सागर पे ही चलना आप लोग, तो सबसे ज्यादा जो है कैस्पियन सागर आएगा ना। और इंडिया में बताओ फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी? वूलर झील है, बहुत बढ़िया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंडिया में कितने % एरिया के आसपास मिलते हैं? ये थोड़ा सवाल जरा लेवल का था, अच्छा सवाल था, लेकिन अगर आपने प्रयास किया हो तो बताओ। ऑप्शन नंबर डी नहीं। देखो पहला जो है ना आपके पास में कि ट्रॉपिकल हमारे पास में कितना % होता है, तो लगभग जो है 12.1% हमारे पास में क्या है? ट्रॉपिकल है। लगभग जो है 12.1%, यानी कि 1 का 3 होना चाहिए। अब 1 का 3 जगहों पर है, तो इसको तो हटा दो लेंथ से। फिर पूछ रहा है हमारे पास में सब ट्रॉपिकल जो हमारे पास में क्या है? फॉरेस्ट से है। तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कितने % पे है? लगभग 9.5% पर। तो यानी कि 3 के बाद आना चाहिए 4, 2 जगहों पर है। देखो अभी भी कंफ्यूजन है। फिर आता है हमारे पास में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, तो ये है लगभग 37% पर, और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ये है लगभग 28 पर। तो बनेगा 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर बी लिख लेना। आपको पता है ना उष्ण कटिबंधीय प्रदेश मुख्य रूप से भारत में कहां पर है? ये जो हमसे पूछ रहा है ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन जैसे पश्चिमी घाट हो गया, है ना, फिर अंडमान निकोबार हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अब अगर हमसे सब ट्रॉपिकल पूछेगा तो इसमें जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, छोटा नागपुर का पठार है, ये भी सब ट्रॉपिकल में शामिल हो जाएगा। ट्रॉपिकल मॉइस्ट में भी अगेन क्या आ जाएगा? ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट, लेकिन वेस्टर्न घाट का जो है पूर्वी जो क्या है ढाल है वहां पर। ओडिशा वाले प्रदेश में चलोगे तो ओडिशा में भी जो है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन मिलेंगे। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की अगर हम भारत में बात करें तो ये मुख्य रूप से कहां पर मिलेंगे? दैट इज द एंटायर नॉर्दर्न जो हमारे पास में एरियाज है, इंक्लूडिंग इसके अलावा कहां? एमपी में भी मिलता है, गुजरात में भी मिलता है, इवन दक्षिण में चलेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु के पास भी कुछ मिल जाते हैं, है ना। आंध्र प्रदेश के समय मिलेंगे, तो आंध्र प्रदेश से दक्षिण जो है हमारे पास में आएंगे तो केरला के आसपास में, थोड़ा बहुत जो है तमिलनाडु के आसपास में, तो वहां पर भी मिल जाते हैं। लेकिन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी 3 4 1 और 2। लेकिन ये परसेंटेज याद रखना थोड़ा मुश्किलात वाला काम है, तो ऐसे सवाल कई बार छोड़ना ज्यादा अच्छा उपाय होता है, लेकिन आप मत छोड़ना यहाँ प्रैक्टिस के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से सुनो, पूछ रहा है हमसे भारत में खनिज की पेटियों में छोटा नागपुर पेटी, मध्यवर्ती पेटी 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है, 5 पेटियां हमारे पास में, बिल्कुल सही है ना। होल्ड होना भी इस पे डिटेल आ रहा हूँ। छोटा नागपुर पेटी का विस्तार प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व भाग में है, ये भी अपने आप में सही है। दक्षिण पश्चिम पेटी का विस्तार कर्नाटक, गोवा और केरल में पाया जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा ना, ये भी अपने आप में सही है। अधात्विक खनिजों में अब देखो, जहां टंगस्टन पढ़ लिया मैंने, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। टंगस्टन कब से आप कहेंगे कि नॉन मेटालिक है? टंगस्टन इज मेटालिक, नॉट नॉन मेटालिक। अभी आता हूं क्या होता है मेटालिक नॉन मेटालिक। पहले इससे पहले यूं सुनो कि भारत में जो हमारे पास में क्या है ना, जो खनिज पेटियां हैं, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की हैं। सबसे पहली तो जैसे ये लिखा है सीएनपी पेटी, यानी कि छोटा नागपुर का पठार की जो पेटी। अब ऑब्वियस बात है, एरियाज कौन होंगे? छोटा नागपुर के आसपास के जो है एरियाज होंगे। और ये जो छोटा नागपुर का पेटी वाला एरिया है, इसको भारत में 2 नाम से जानते हैं। एक तो इसको भारत की लो इस्पात पेटी कहते हैं, द आयरन स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया। किस नाम से जाना जाता है ये एरिया, ये नागपुर वाला? तो ये कहते हैं द आयरन स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया, और इसी को कहते हैं द रूर ऑफ इंडिया, द रूर ऑफ इंडिया। इसे भारत का रूर कहते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? खनिज के लिए। अन्यथा मत कह देना, गड़बड़ मत कहना, खनिजों के रूर के रूप में, खनिज के लिए रूर है भारत का। कौन सा? सीएनपी वाला एरिया। तो ये तो पहला ठीक है। दूसरा पूछ रहा है हमसे कि एक और पेटी होती है जो मध्यवर्ती पेटी होती है, और मध्यवर्ती पेटी मुख्य रूप से कहां पर है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में, 3 ही जगहों पर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और क्या बताया? आंध्र प्रदेश। तो ये 3 जगहों पर आ जाएगी। आंध्र प्रदेश, ये कौन से? मध्यवर्ती। अब इसके बाद दक्षिणी, दक्षिणी तो शायद कहीं लिखी हुई थी। अच्छा, ये जो दक्षिणी लिखा है ना, यहाँ कोई बात नहीं लिखी नहीं है, तो ये दक्षिण उत्तरी पेटी या उत्तर दक्षिणी पेटी लिखते तो ज्यादा अच्छा है। उत्तर दक्षिणी पेटी हम लोग इसको लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। और ये जो उत्तर दक्षिणी पेटी हमारे पास में आएगी, है ना, कौन सी वाली बताया आपने? उत्तर, उत्तर आएगा नहीं, उधर क्या है हमारे पास में? पश्चिमी पेटी। चलो, पश्चिमी वाले में कौन सा आएगा? पश्चिमी वाले में आएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। पश्चिम में वही तो है, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये वाला आ जाएगा। और जो हमारे पास में दक्षिण पश्चिमी पूछा हुआ, उसमें कर्नाटक, गोवा, केरल, ये तो खैर ऑप्शन में लिखा है कर्नाटक, गोवा, केरल, तो ये सारा आ जाएगा। और लास्ट क्या बचा? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में गोवा, कर्नाटक, केरल, ये वाला जो पार्ट था वो पूरा आपका हो जाएगा। तो ये 5 पेटियां इस तरीके से आएंगी। अब यहाँ आओ कि कौन से वो हैं जिसमें धातु है और कौन से है जिसमें धातुएं नहीं। तो भाई जिसमें धातु मिलती है उसमें जैसे क्या है? टंगस्टन। जबकि यहाँ क्या लिखा है? नॉन मेटालिक। नहीं, टंगस्टन इज नॉट नॉन मेटालिक। टंगस्टन मेटालिक में आता है। जैसे टंगस्टन हो गया, आयरन ऑक्साइड्स हो गए, जितने भी आयरन ऑक्साइड्स आएंगे, मैंगनीज है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है ना, टाइटेनियम है, निकिल है, बोरोन है, वो सब क्या है? मेटालिक है, सब धातुक है। और अधात्विक की बात करेगा जिसमें धातु की मात्रा नहीं है, तो अधात्विक में क्या आएगा? जैसे चूना है, हीरा है। अब जैसे डायमंड है, तो बताओ डायमंड में कोई धातु है? नहीं ना, वो क्या आएगा? धात्विक आ जाएगा। इसके अलावा डोलोमाइट, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम। अब जिप्सम में आप कहां से खोजोगे भाई? खोज के दिखाओ। नहीं है तो जिप्सम भी क्या आ जाएगा? अधात्विक आ जाएगा। ऐसे नमक है तो नमक भी क्या आ जाएगा? अधात्विक आ जाएगा। नमक भी क्या आ जाएगा? अधात्विक आ जाएगा। चलो थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ो, ईटीसी करके छोड़ देना इसको, है ना। तो ये क्या आ गया? ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब ठीक है। बाकी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या है ये आप लोगों को मैंने फटाफट बता दिया है। ये इजी है ना। 1774 में कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना उसमें कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। 1773 के एक्ट के अंतर्गत बना था। टोटल 4 जज थे, जिसमें मुख्य जज जो थे सर एलिजा इम्पे थे। 1773 के अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं थी, जिनमें से एक ये वाला भी था ना। 1773 ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। यही तो था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ 4 यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। उसी एक्ट के विरुद्ध भारत से जो निजी व्यापार करते थे, जो कर्मचारी कौन कंपनी के, उनके निजी व्यापार को रोका गया। भारतीयों से जो ये लोग तोहफा लेते थे, उस तोहफा को जो है बंद करने की बात की गई थी। इसने क्या किया कि जो बंबई और जो मद्रास के गवर्नर थे,
उनकी कुछ पावर्स जो है वो किसको दे दी या उनको सबऑर्डिनेट कर दिया, किसके, दैट इज बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो ये सारा काम यही तो हुआ था। इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसका गठन किया था उस समय। तो ये सारी जो है 1773 के अधिनियम में आप लोग देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक गणराज्य स्थिति क्या थी? व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक स्टेटस ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी यानी दूसरा, वी वर सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम फुल्ली सॉवरेन सेक्युलर नहीं थे, हटा दो। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सिर्फ ये नहीं थे, सॉवरेन भी थे। हम जो है क्या कह रहे हैं, सॉवरेन थे लेकिन सोशलिस्ट नहीं थे, सेक्युलर भी नहीं थे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जब प्रियम्बल पढ़ते हो तो प्रियम्बल में 3 शब्द कौन कौन से, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। हिंदी में भी सुन लो, पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष भी लिखा हो सकता है, पंथ था गलत जा रहा है, पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, या समाजवादी, और जो हमने अखंडता शब्द जोड़ा था, ये जोड़ा था कब, 1976 में, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। उसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये आपको एक्स्ट्रास में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलिए ऑप्शन बी लिख लेना, 75। डाइवोर्स एंड एडॉप्शन हैव बीन इंक्लूडेड इन द 7th लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। बताओ जरा, जैसे विवाह का मामला है, या जो है तलाक का मामला है, विच्छेद का मामला है, एडॉप्शन का मामला है, गोद लेना एंड ऑल, ये किस में आता है? ये जो है सूची 1 में आएगा, सूची 2 में आएगा, यहाँ रिपीट हो गया, या सूची 3 में आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 है ना, तो ये 3 आएगा, प्लीज करेक्शन करना, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं, कॉन्करेंट में आएगा, तो सूची 3 लिख लेना। यहाँ थोड़ा मिसटाइप है, समझ जाना, ये कॉन्करेंट लिस्ट अच्छा लिखा तो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, बिल्कुल सही है। जैसे अगर सिर्फ सेंटर में पूछता अगर हमसे, तो जैसे मैं डिफेंस बोल सकता था कि भाई डिफेंस जो है वो सेंटर का है, मैं चाहे वो डिफेंस में आप नेवल की बात करो, मिलिट्री की बात करो, आर्मी की बात, सॉरी एयर फोर्स की बात करो, तो वो सब केंद्र का अपना मामला है। अगर एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे तो केंद्र देखेगी, अगर यूएनओ से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है तो केंद्र सरकार देखेगी, अगर कहीं पर युद्ध करना है, शांति करनी है, तो केंद्र सरकार देखेगी, सेंट्रल लिस्ट में हो जाएगा। आज के टाइम पे 100 के आसपास तो ऑलरेडी है सेंट्रल की लिस्ट में ना, 7th शेड्यूल में। राज्यों के मामले में जैसे क्या आ सकता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था, तो भाई पब्लिक ऑर्डर को कौन देखेगी? राज्य सरकार देखेगी, और किसका काम है? जैसे पुलिस व्यवस्था है, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन का मामला है, स्वच्छता का मामला है, तो वो कौन देखेगी? राज्य सरकार। और कॉन्करेंट में जो है, जैसे अभी अभी आपने लिखा मैरिज एंड डाइवोर्स, तो ये ऑलरेडी है। इसके अलावा फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है भाई, तो राज्य भी करेगी, केंद्र भी करेगा। फैमिली प्लानिंग, जो परिवार नियोजन से जुड़े हुए जो मामले होते हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो वो जो है दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऐसे जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास में। सेंट्रल लिस्ट में आज के टाइम पे 100 हैं, राज्य के पास में आज के टाइम में 61 है, 61, और जो है समवर्ती में आज के टाइम में 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, कालक्रम पूछ रहा है, सही कालानुक्रम पूछ रहा है। चलो सबसे पहले जो हमें श्योर है, मिनर्वा मिल्स केस हमें श्योर है, कब आया था? 1980। गोलकनाथ 1967, केशवानंद 1973। अब बताओ कि आप लोगों ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण मामला सुना, जिसमें निष्पक्ष चुनाव के मामले की जांच के लिए जो है ये मामला चला था। और इसी मामले के दौरान कहा गया था कि जो निष्पक्ष चुनाव होता है ना, वो क्या होता है? वो निष्पक्ष चुनाव हमारा क्या है? मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये केस जो आया था वो 1975 का था। इंदिरा गांधी जी के चुनाव लड़ने के तरीके को लेकर ये क्लेम किया गया था, तो 1975 इसका था। तो सही क्या लिख रहा है? सही सीक्वेंस लिख रहा है ना। सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा। तो 2 के बाद 4 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। 78 पे आओ जल्दी से, 78 फटाफट चलिए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, बिल्कुल ठीक है ना। बाद में भले वो गवर्नर्स के पास में जो है, देखो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करने के लिए बताया गया है, राज्यपाल को ये सलाह देता है। ये बिल्कुल सही है। जब आप लोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 244(1) पढ़ोगे ना, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के भीतर है ना, क्या कहा गया है? ये लिखा गया है कि भाई जो भी हमारे पास में अनुसूचित क्षेत्र है, अच्छा ये बताओ कौन से वाले शेड्यूल के भीतर? अनुसूची 5 वाले में। ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन हो रहा है ना, ये अनुसूची 5, अनुसूची 5, अनुसूची कह रहा हूं मैं, अनुच्छेद मत लिखना, अनुसूची 5।
के तहत जो टोटल कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। भाई आप लोग ये भी तो याद रखते हैं कि अनुसूची 5 में कुल कितने अनुसूचित राज्य हैं, तो टोटल 10 राज्य हैं। कौन कौन से देखो, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, लिख रहे हो, जैसे आंध्र प्रदेश है, शॉर्ट शॉर्ट लिखना, तेलंगाना है, ओडिशा है, झारखंड है, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। ये वो 10 राज्य हैं जिनके व्यवस्था के लिए अनुसूचित क्षेत्रों वाले जो ये है ना राज्य, उनकी व्यवस्था के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है। ये आप ध्यान रखना। ऐसे 244 दो अगर पूछता तो तब हम लोग अनुसूचित 6 के तहत, अनुसूची जो 6 है ना, जिसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये है ना एटीएम स्क्वायर, जो यहाँ पर है, तो उनके जो है लिए व्यवस्था की गई, तो वो 244 दो में है क्लॉज में। यहाँ ये दोनों कथन अपने आप में सत्य हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फटाफट लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। 79 पे आओ। सर्वप्रथम संसदनात्मक व्यवस्था किस देश में थी? भाई ऑब्वियसली हमने ये ब्रिटेन से लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की 2-3 विशेषताएं अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे पहले ध्यान रखना सर, यहाँ पर 2 एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। 2 एग्जीक्यूटिव हेड, 2 एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब 2 कार्यपालक प्रमुख। जैसे भारत में 2 कार्यपालक प्रमुख नहीं है क्या? एक हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, और एक हमारे देश में पीएम है। जबकि जहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है जैसे यूएसए में, तो वहां पर सरकार का मुखिया भी और वहां पर देश का पहला नागरिक भी कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। लेकिन इंडिया में देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति और सरकार का पहला व्यक्ति कौन हो गया? सरकार का मुखिया कौन हो गया? पीएम हो गया। तो ये है। दूसरा, इसकी फीचर होती है मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिसमें बहुमत की जो सरकार है तो वही बहुमत की सरकार का क्या होगा? शासन चलेगा, उसी का जो है प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तीसरी विशेषता होती है यहां पर बाई कैमरल सेंटर। बाई कैमरल सेंटर, केंद्र जो हमारी यूनियन जो है वो 2 सदनात्मक होगी, उसमें लोकसभा होगी और उसमें राज्यसभा होगी। ये भी हमारी जो है बाई कैमरलिज्म की जो है एक विशेषता कहां पर रखी जाएगी? दैट इज इन जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी जाती हो। इसके अलावा जो है कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता यहाँ पर हेड्स का, है ना, नो फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, आप कितने समय के लिए जो है बार बार रिपीट हो सकते हैं, चुने जा सकते हो। एग्जीक्यूटिव विल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, कहां पर? जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, सच एज इंडिया ना, भारत में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी नेक्स्ट आओ। किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? 214, बिल्कुल बेसिक है 214। 114 याद है आपको? इसमें है एप्रोप्रिएशन बिल, हिंदी में लिखते हैं एप्रोप्रिएशन बिल को विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक क्यों लाया जाता है? सोचो, अरे भाई अगर देश के संचित निधि से एक सिंगल कौड़ी भी निकालनी है, सिंगल पैसा भी निकालना है, तो विदाउट पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल नो मनी कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कैसे निकाल दोगे भाई पैसा? उसके लिए आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा बजट के समय। तो विनियोग विधेयक के लिए आता है कौन सा? 114। किसी को कोई बेसिक आइडिया अबाउट दी व्हाट इज आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, चलिए। तो ये कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर सकती है। संसद कानून, सुप्रीम कोर्ट बोला मैंने गलती से ना, हाई कोर्ट समझ गए, कि संसद कानून बनाकर जो है किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए, किसी भी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक क्या बना सकती है? हाई कोर्ट का गठन कर सकती है। तो हाई कोर्ट के गठन को लेकर कहां पर? यूनियन टेरिटरी में, है ना। आज हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरी, उसमें से कर सकती है हाई कोर्ट का गठन, तो उसको लेकर ये है 241। और 352 भाई आप लोग जानकार हैं, इसमें है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। बस हो गई ये सारे आर्टिकल्स क्लियर। तो राइट आंसर क्या था इसका? कि जिसमें क्या है, उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, आप खुद बताओ ना, आज हमारे पास 28 राज्य, तो क्या 28 उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय तो 25 है। तो जब 214 में ये लिखा गया था कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, तो इसको फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 1956 में अमेंड किया, उसमें सुधार लाया, संशोधन लाया, और भारत के संविधान में अनुच्छेद 231 जोड़ दिया, 231 जोड़ दिया, और उसमें फैसिलिटी दी किसकी? ज्वाइंट या कॉमन हाई कोर्ट की, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे मुंबई हाई कोर्ट है, आसाम गुवाहाटी वाला हाई कोर्ट है ना, तो वो अलग अलग है ना, कि मतलब एक ही हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले जा सकते हैं। 81 पे आओ जल्दी से भाई। देखो, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के संबंध में, ओके ठीक है, थोड़ा सा 23 वाला सवाल है लेकिन ऐसे पूछ लेता, वो अच्छा सवाल है।
कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, ये तो बिल्कुल सही है। यह भारतीय संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित था, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस एक्ट विल प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यहां गड़बड़ हो गई, ये 10 ईयर्स के लिए नहीं है, ये 15 ईयर्स के लिए है, और फिर 15 ईयर्स के बाद बढ़ाया जा सकता है, तो ये 10 ईयर्स गड़बड़ हो गया, तीसरा गलत, हटाओ तीसरा। तो जहां 3 है हटा दो, ये 3 है, ये 3 है, हट जाएगा, ऑल वैसे भी नहीं होते, तो चौथा कथन सही होगा, चाहे मुझे नहीं भी आता। तो इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 330 ए जो है जोड़ा गया था, ये भी कथन अपने आप में सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आओ, 82 पे आओ जल्दी से गाइस। पब्लिक गुड्स का अभिलक्षण क्या होता है, ये होता है नॉन राइवलरी। पब्लिक गुड्स, अच्छा एक चीज बताओ, जो सार्वजनिक वस्तु है उसमें राइवलरी का आएगी। अब जैसे मान लीजिए हवा है, तो क्या मैं और सौरभ या हम बाकी लोग हवा के लिए लड़ रहे हैं? आजकल तो लड़ भी लेंगे, कोरोना काल में जब सिलेंडर नहीं मिलेगा लड़ भी लेंगे, लेकिन भाई ये नेचुरल है ना, ये क्या है, ये सार्वजनिक है सभी लोगों के उपयोग के लिए, तो उसमें काहे की राइवलरी आएगी। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में सड़क है, पार्क है, हालांकि लोग इस पे भी आजकल लड़ लेते हैं, ये मेरी सड़क है, मेरा निजी पार्किंग है, एंड ऑल, स्वच्छ हवा एंड ऑल, तो ये सभी के लिए उपलब्ध है ना, तो इसमें नॉन राइवलरी होती है, कोई प्रतिद्वंदता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आओ जल्दी से, व्हाट इज मेंट बाय द ब्लू इकोनॉमी। अब जब ब्लू है तो ब्लू है पानी, पानी तो पानी से जुड़ा हुआ कोई ऑप्शन है बी, इट इज एन इकोनॉमी डेवलप्ड विद द सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है जो हमारा ये है ना भारत सरकार, इसका एक विजन है न्यू इंडिया विजन 2030, है कि नहीं, नया भारत विजन 2030 है हमारा, और उस न्यू इंडिया विजन 2030 के तहत जो हमारा 6th डायमेंशन है, छठवां जो डायमेंशन है, वो हमारा ब्लू इकोनॉमी अचीवमेंट है। द गोल इज, वी कैन से दैट कि ब्लू इकोनॉमी इज द 6th डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030। तो जो 2030 तक हम लोग न्यू इंडिया का विजन लेकर चल रहे हैं, उसके लिए जो है 6वें डायमेंशन के रूप में भूमिका अदा करता है कौन, ये ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। तो इट मींस कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। नीली क्रांति जो है वो रिसोर्सेज देने की बात करता है, जो हमारे पास में क्या है मरीन इकोसिस्टम है उसको लेकर। 84 पे आओ। अब देखो क्या पूछ रहा है कि जीडीपी क्या है, सॉरी जीडीपी नहीं, हमसे पूछ रहा है कि जीएनपी क्या है। सब जगह जीएनपी है ना, एनडीपी, जीएनपी और एनडीपी, चलो ठीक है। जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, पहली बात तो डेप्रिसिएशन कभी प्लस नहीं होता है, तो ये तो छोड़ ही दो, प्लस होगा ही नहीं, माइनस में होगा डेप्रिसिएशन। अब देखो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज जीएनपी, नहीं ये कैसे हो जाएगा, लेकिन जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एनडीपी, ये बिल्कुल सही है। तो जब हम लोगों से जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछेगा है ना, तो वो क्या आएगा हमारे पास में, जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दो। मूल्य ह्रास मतलब किसी वस्तु की कीमत में जो गिरावट आई है। अगर भाई मैंने आज से 2 साल पहले ये पैनल लिया था और आज मैं इसको बेचने जाऊं, तो जितने का मैंने लिया उतने का तो बिकेगा नहीं, यानी इसके मूल्य में क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है, ह्रास हुआ है, तो मूल्य घटा है इसका। तो जो भी जीडीपी में से अगर आप डेप्रिशिएट कर दोगे मूल्य को उसका, है ना, डेप्रिसिएशन के मूल्य को, तो तब हमारा क्या निकल आएगा, एनडीपी निकल आएगा। बाकी जीडीपी जीएनपी में कई दफा आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है, ऑब्वियस सी बात है। अब रोजगार की बात करो तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बस आप ये बताओ कब आई थी, 1999। और अगर जो है अगर हमसे ग्रामीण पूछता तो 1997, ठीक है, पक्का यही सही हो रहा, उल्टा तो नहीं चाह रहे हो, सोचो। अब सुनो, जो हमारे पास में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, ये पब्लिश हुई थी 1 दिसंबर 1997 को, 1997 को, यहाँ कई बार उल्टा हो जाता है, तो ये जो है 1997 में जो है स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर को। और अगर हमसे पूछता क्या ग्रामीण पूछ लेता, तो ग्रामीण के लिए फिर हम लोग कहाँ चलते, बस 1999 में चले जाते। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, जो है टोटली अपोजिट हो जाएगा। बाकी जो है हमारे पास क्या पूछ रहा था कि कार्यक्रम में रोजगार से रिलेटेड है, तो यही है। स्टैंड अप कई बार बता चुका, अप्रैल 2016 है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 2015 की है, मई में स्टार्ट हुई थी, मतलब मई में इंप्लीमेंट हो गई थी, है ना, 9 मई को, बिल्कुल ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब की है, 2015 की है, 22 जनवरी 2015 को ये पानीपत हरियाणा से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। फटाफट चलने, 1-2 लाइन के हैं, फटाफट चलिए, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, परम सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन। अब जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर तो 5th जनरेशन बनाएगा ना। आप खुद सोचो, हमारे पास में 1st जनरेशन के सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे। 1st जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स होते थे वो कौन से होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स वाले होते थे। ये कई बार ऐसे पूछते हैं, तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब होता था,
और ये जो हमारे पास में आते थे जैसे ट्यूब लिखना, वैक्यूम ट्यूब, जैसे आप लोगों ने एक दो कंप्यूटर्स के नाम सुने होंगे, पहले जो चलते थे उसमें आता था इनिएक, ENIAC। तो इनिएक जो होता था वो फर्स्ट में था, या उसी में आता था यूनिवैक। तो जैसे इनिएक था, यूनिवैक था, ये समय आते थे प्रथम में। सेकंड में फिर क्या रिप्लेस हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आए, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स आ गए, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर आया, ठीक है, ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर जब लाए गए थे, अच्छा ईयर तो नहीं पूछता, जैसे पहले वाली पीढ़ी जो थी वो लगभग 1946 से 1959 के आसपास में थी। जो दूसरी पीढ़ी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी वो लगभग 59 से 65 के आसपास थी। जैसे इसमें जो है IBM 1401 बना था, कंप्यूटर का नाम है, CDC जो है 1600 समथिंग कुछ ऐसा था, वो बना था। इसके बाद जो है पहली, दूसरी, तीसरी, अच्छा तीसरी पीढ़ी। अब तीसरी पीढ़ी में क्या रिप्लेस हुआ, हाँ जी, हाँ मतलब IC आया था इसमें। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट जो था, तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, है ना। और उसके बाद जो है चौथी नहीं लिखा हुआ, चौथी में क्या आए थे, हाँ जी, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चौथी में जो आया था वो आया था माइक्रो प्रोसेसर्स, है ना, चिप वगैरह जो आती है, माइक्रो प्रोसेसर्स जो आती है। तो माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे, जैसे हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये लैपटॉप्स कंप्यूटर्स, उसमें जो लगती थी, उसमें क्या लगती थी, माइक्रो प्रोसेसर्स लगते थे। तो इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो प्रोसेसर आया। एंड डोंट आस्क की पांचवी में क्या है, अब क्या है, AI आ चुका है। तो पांचवी में क्या आ चुका है, AI आ चुका है, जिसमें जैसे सुपर कंप्यूटर से नॉल आते हैं, तो ये पांचवी जनरेशन का इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ये बताओ जरा कि भारत में जो ये परम आप बता रहे हो, तो परम सुपर कंप्यूटर की शुरुआत हुई कब से थी, कितनी बार बता दिया मैंने, 1991 में। और किस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था, CDAC ने इसको जो स्टार्ट किया था। एक और सवाल पूछता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, जल्दी बताओ फिर आपकी विजय तय है। यही नाम था, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, विजय P भाटकर। तो विजय P भाटकर जो है, इनको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। वही CDAC के साथ इनका जो योगदान रहा है 1991 में परम सुपर कंप्यूटर बनाने में, तो विजय P भाटकर साहब जो है इनका नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। कोबोल का आविष्कार किसने किया, वैसे अगर देखा जाए ना तो स्पेशली किसी एक व्यक्ति का नाम लेना थोड़ा टफ है, क्यों, क्योंकि कोबोल को जो डिजाइन किया था वो एक क्या बोलते हैं, कमिटी बनाई गई थी, जिसका नाम था कमिटी ऑन द डेटा सिस्टम लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहते थे CODASYL, है ना, यानी कि जो है उसको जो है कोडासिल कहते थे, CODASYL। C मतलब हो गया कमिटी, O मतलब ऑन, D मतलब डेटा, है ना। अब जो इसमें आता है क्या हमारे पास में, DA मतलब डेटा, S मतलब सिस्टम, SY मतलब सिस्टम, L मतलब लैंग्वेज। और इसके जो हेड थे उस समय वो थे ग्रेस हुपर, ग्रेस हुपर, हाँ ठीक है। तो 88 का राइट आंसर ए लिख लेना, ग्रेस हुपर इज द राइट आंसर। MS वर्ड में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। अब लेफ्ट कह रहा है, लेफ्ट कह रहा है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो की। ऑप्शन बी लिख लो इसका, ऑप्शन बी लिख लेना, ठीक है। 90th का राइट आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर बी USB, ये भी इजी है। 91st का ये तो इजी रहा होगा ना, वैसे तो सभी लोग समझदार हैं और ऑब्वियस सी बातें हैं। जानवरों के एक समूह में शेर की आयु चीता की आयु से अधिक है ना, शेर की आयु चीता की आयु से अधिक है, होल्ड ऑन। हाथी की आयु गाय की आयु से अधिक है, गाय की आयु शेर से अधिक। अब यहाँ शेर से अधिक गाय है और गाय से अधिक क्या है, हाथी है, यही तो पूछा, यही था ना बन रहा हुआ। तो सबसे कम क्या रह जाएगा, चीता रह जाएगा। नाम चीता है लेकिन यहाँ पीछे छूट गया बेचारा, लेकिन चीता इसका राइट आंसर होगा। 91 का लिख लेना, ए ऑप्शन। 92 का क्या लिखोगे, ऑप्शन सी, साउथ इन द प्लेस ऑफ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। 93 में यहां पर थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन था, ये Q2 नहीं है, ये QZS है, QZS है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, QZS। और इसका लॉजिक समझ में आ गया था, बस सब में एक एक घटा देना था। जैसे अगर आप ये बनाते ना ABCDEFGHIJKLM, यही से चलो NOPQRSTUVWXYNZ। अब क्या पूछा था, देखो पूछ रहा था कि रैट इज रिटन एज QZS, तो R कहां पर है, R देखो, और R से पहले क्या है, Q, मतलब R में से एक माइनस करके क्या आया, Q, सबसे पहले Q लिखा। फिर A है, A में से एक माइनस करके क्या आया,
Z आया है ना, तो यहाँ पर Z आ गया। फिर इसमें S यानी कि T से पहले क्या है, T से पहले S है, तो ये इस तरीके से बन गया था। ऐसे आप लोगों से पूछ रहा है मैट में, तो M से पहले क्या है, L है, ठीक है, तो सबसे पहले L आना चाहिए था, तो सबसे पहले पहली बात तो L इसी में है। फिर जो है A से पहले क्या है, अभी अभी आपने बोला Z है, और S जो है वो कहां पर है, T से पहले क्या है, S है, तो T से पहले S है, तो ये हो तो गया। राइट आंसर ऑप्शन सी बन रहा था, इजी ऑप्शन बनने चाहिए थे। इसका तो बेसिक है, बस ऑप्शन ए सही है। आप कमीशन शब्द देखो, सी कितनी बार लिखा हुआ, एक बार, ओ कितनी बार है, दो बार, एम कितनी बार है, दो बार, आई कितनी बार है, दो बार, एस कितनी बार है, दो बार, और एन कितनी बार है, एक बार, तो हो तो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज था, बच्चों का लॉजिक लगाना था। इस वाले का सही आंसर तो इसका राइट आंसर क्या निकला 95 का, सौरभ ट्राई किया होगा, डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी निकला इसका राइट आंसर, क्या, डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लिख लेना इसका डब्ल्यू। 96 का बताओ, यहां पर मैंने बोला था थोड़ा करेक्शन की जरूरत थी, ऑप्शन डी निकलेगा ना, लेकिन करेक्शन था, कैसे था देखो, यहां पर था 15 गुणा 5 डिवाइडेड 10 प्लस 5 माइनस 3। अच्छा इसमें सही करवा दिया था, पेपर में भी सही है, चेक करना, यही लिखा था, -2 ही आया होगा, करना तो नहीं सॉल्व, -2 ठीक है, बॉड मास लगा देना भाई, पहले तो साइन चेंज होंगे, सबके साइन चेंज, इनटू की जगह क्या लिखा हुआ है, डिवाइड की जगह क्या लिखा हुआ है, ये इस तरीके से होगा। इसमें तो इजी है ना, देखो एक चीज बताओ, सबसे पहले गांव आएगा, सी बोला आपने, बी, बी सबसे पहले गांव, गांव के बाहर जिला, जिला के बाहर राज्य, तो ऑप्शन बी ही रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका क्या बनाया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 99, ऑप्शन डी, चौथा, ओनली 2 इज करेक्ट, एंड 100 का ऑप्शन नंबर सी, 100 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए भाई, ये मेरी तरफ से मेरा सेशन कंप्लीट था, अब आप उत्तराखंड का सेशन करिए, कल आपसे मुलाकात होती है जल्दी से।